अब देखिए, अभी हमारी धुलाई हुई है चाइना के साथ, और नेहरू जी क्या करते हैं, सबसे पहले शेख अब्दुल्ला को रिलीज कर देते हैं, और ये पूरी बात चल पड़ती है फिर से। पाकिस्तान तो हाथ ऐसे ग्लीफुली रब कर रहा था कि ये तो कश्मीर तो बस आ ही गया हमारे हाथ में, और यहाँ तक कि मैप सैप सब बन गए थे, वैली को कैसे डिवाइड करना है, क्या करना है। और पर मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जब माउंट बैटन आए थे, शास्त्री ने माउंट बैटन को इतना भी भाव नहीं दिया, चौहान ने इतना भी भाव नहीं दिया, बाकी जितने भी इंडियन लीडर्स थे ना, ये माउंट बैटन से बहुत चिढ़ते थे। और ऑपरेशन गिब्राल्टर का पूरा प्लान माओ ने बना के भुट्टो को दिया था। रानो कच्छ में इनको लगा कि हम अगर इनको ठोक देंगे तो हमारे को इसमें बहुत फायदा होगा, और ये हैं ही बुजदिल, तो एक बारी भागने लगेंगे। तो जैसे 62 में हुआ था, नामकाचू में हुआ था, यहाँ पे रानो कच्छ में होगा, इसके बाद ये भागते भागते तो दिल्ली तक पहुंच जाएंगे। दिस वाज देयर थिंकिंग। इतनी हॉरिबल जगह है ना वो, वहाँ पे बीएसएफ के जो पोस्ट वगैरह में उन सारे देखे बाद में, बेचारे कहाँ फंस गए तुम लोग। उससे अच्छा तो सियाचिन वगैरह है, जहाँ पे यहाँ गर्मी ऐसी पड़ती है, और जब ठंड रात को पड़ती है तो ऐसी पड़ती है, पूरा रेगिस्तान है। ये ऑपरेशन अबलेज में घड़ी घड़ी बोलते रहे कि आप लोग ये लाहौर की लाइन तो बना रहे हो ग्रैंड ट्रंक रोड के साथ साथ, लेकिन इसमें विदाउट एयर कवर, बिना हवाई जहाज, विदाउट वायुसेना के हम यहाँ पे मारे जाएंगे। ना तो चौधरी ना हरबख्श ने इनको कोई भाव दिया उस टाइम। अब इन्होंने फोटो लिए, अब किताब खोलिए आपको दिखेगा, उसमें चौहान को ये फोटो दिखा रहे, चौहान फोटोग्राफ देख रहे हैं वो मैग्नीफाइंग ग्लास के साथ, और वो फोटोग्राफ कहाँ जाती है, चौधरी साहब के ब्रीफकेस में। चौधरी साहब क्या करते हैं उनके साथ, भगवान जाने, क्योंकि ना तो आपके कोर कमांडर के पास, ना आर्मी कमांडर के पास, किसी के पास वो फोटोग्राफ नहीं आती। पर एक बार हाजी पीर गिर गया ना, पूरा इक्वेशन बदल गया, और तभी आपका हुआ ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम। अब पाकिस्तान के हिसाब से यह था कि ब्रेकफास्ट एट छम, लंच एट जौरिया एंड डिनर एट अखनूर। अर्जुन सिंह ने यह भी बोला था कि सर वहां पे कोई बॉम्ब लाइन नहीं है, हमको ये नहीं मालूम कि पाकिस्तानी कहाँ हैं और हम कहाँ हैं। जब तक आपकी बॉम्ब लाइन डिफाइंड नहीं होगी, आप एयरफोर्स को नहीं लॉन्च कर सकते, करोगे तो आप अपने हमारे, और वही हुआ हमारे काफी तबाही हमारे साइड में भी हुई है, लेकिन उनके साइड में भी हुई है। अगर किसी को पीवीसी मिलना चाहिए था ना, एल्फ्रेड कुक को मिलना चाहिए, लेकिन उसको फ्लाइट लेफ्टिनेंट की रैंक पे रिटायर हो गया जब इनको बुलाया गया, जनरल चौधरी को। हाँ, तो चौधरी से पूछा कि तो चौधरी साहब कहते हैं हमारी एमिनेशन खत्म हो गई है सर। हमारे लिए ये इतिहास में हमारी वो 1965 की लड़ाई को आप अंडर एस्टिमेट मत करिए। नमस्ते सर, कैसे हैं? ठीक ठाक, आप रगड़ देते हो घड़ी घड़ी, अब ठीक ही है। हमने कहा था कि 65 वाली लड़ाई पे बात करेंगे, भारत पाकिस्तान। बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं इस लड़ाई के ऊपर। 62 जितना क्लियर कट नहीं है। अब तो 62 के बारे में बहुत लोगों को पता चल गया कि कौन विलन था कौन नहीं। 62 के कंपैरिजन में 65 थोड़ा सा डिफरेंट है, कुछ सिमिलरिटीज हैं कुछ डिफरेंसेस हैं। जैसे पॉलिटिकल लीडरशिप की जब बात करते हैं, वहाँ पे काफ़ी डिसाइसिव लीडरशिप थी 65 में 62 के कंपैरिजन में। लेकिन जब मिलिट्री लीडरशिप की बात आती है तो कुछ सेम सिमिलरिटीज हमको देखने को मिलती है। और आपने लिखा भी है कि अगर स्टालिन या हिटलर की आर्मी में ये लोग होते तो इनको गोली मार देते। जेनरिकली एक पॉइंट मैं बना रहा था मैं। हाँ हाँ जी। तो ये सब दोनों में सिमिलरिटीज हैं और डिफरेंसेस है। लेकिन 65 की लड़ाई पे आने से पहले कुछ उसका बैकग्राउंड है, क्योंकि पिछली बार बहुत लोगों ने कमेंट किया कि भाई आप सीक्वेंशियली नहीं चले, तो हम अभी इस बार पूरे सीक्वेंशियली इस युद्ध के डायरेक्शन में चलेंगे। क्या क्या हुआ एग्जैक्टली, कहाँ से, तो इसका जेनेसिस क्या है, 65 का युद्ध हुआ क्यों और उसके क्या बैकग्राउंड में हुआ। और 62 उसके इमीडिएटली उसके पहले हुआ था, तो काफी क्लोज था, 3 साल का ही गैप था, 3 साल का भी नहीं कह सकते। तो ये कितने मतलब क्या, किस बैकग्राउंड में ये 65 का युद्ध हुआ, क्या उसका जेनेसिस था, वहां से शुरू कर लेते हैं कि क्या कारण थे इस युद्ध के। 2-3 बातें इसमें। सबसे पहले तो 2 साल का गैप था, क्योंकि वो 62 की एंड में बात का लड़ाई खत्म हुई है नवंबर में। उसके बाद ये जो 65 की लड़ाई है, इन मेनी वेज इट इज एक्चुअली उसी का ही कंटिन्यूएशन है। उसमें यही है कि दुश्मन बदल गया, चाइना से अब आपने मुंह मोड़ के अब आप पाकिस्तान को फेस कर रहे थे। पाकिस्तान का पूरा इस पे 65 पे
जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, भुट्टो की कॉन्वर्सेशंस माओ से तुंग के साथ, ये वो एक्सेट्रा, वो बात की बातें हैं। लेकिन हुआ क्या एग्जैक्टली समझने के लिए थोड़ा सा हमको 62 के एग्जैक्ट एंड पे जाना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात जो हुई 62 की लड़ाई के बाद कि YB चौहान को उन्होंने डिफेंस मिनिस्टर बना दिया और उनको सिर्फ एक सिंगल पॉइंट एजेंडा दिया गया कि कुछ भी हो जाए नेहरू पे कोई उंगली नहीं उठनी चाहिए। और नेहरू पे उंगली तभी नहीं उठेगी अगर आप किसी पे भी करोगे, क्योंकि इतना टाइट कंट्रोल था उनका पूरा के पूरा कि उसमें जिस पे भी आप किसी पे भी उंगली उठाते वो फिर सीधा वापस चेन ऑफ कमांड आपको ऊपर ले जाता, क्योंकि वो बड़ी लिमिटेड सी लड़ाई थी। हमने तो वैसे उसको वॉर दैट वाज़न्ट बोला हुआ है। अब चौहान आ गए, उन्होंने चौहान के साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट हुई है उस टाइम, जो थी जनरल चौधरी की। वो सदर्न आर्मी कमांडर थे, वो रिटायर होके जा रहे थे और गवर्नमेंट में नेहरू और जो उनके आसपास लोग थे उनको भी बहुत रिजर्वेशन थी चौधरी साहब के बारे में। उन्होंने जब उनको यहाँ पे बुलाया है और चीफ बना दिया है तो उनको लेफ्टिनेंट जनरल की ही रैंक दी, उन्होंने उनको जनरल की रैंक नहीं दी। ये बहुत कम लोगों को मालूम है और वो उससे उनको काफ़ी खुंदक हो रही थी, क्योंकि वो अभी भी नेहरू जी का मेन मकसद ये था कि कौल जी को वापस लेके किसी तरह से उनको एग्जॉनरेट करके उनको अभी भी वो चीफ बनाने के चक्कर में थे, उनके दिमाग में था। वो बिल्कुल ही डेड डक नहीं थी वो वाली कहानी। तो चौधरी को उनका एक ही दुश्मन था, वो था कौल। उन्होंने कौल को सबसे पहले डिस्क्रेडिट करना था, तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, उन्होंने जनरल ये हेंडरसन बुक्स जो 11 कोर के कमांडर थे उनको बुलाया और बोला आप इस पे इंक्वायरी करिए 4 कोर पे, और आप उस पे उसी को लिमिट करिए 4 कोर पे, क्योंकि फिर उस पे सिर्फ कॉल के ऊपर पूरा का पूरा ब्लेम आएगा और हमको उसके आगे नहीं जाना है। लेकिन हेंडरसन बुक्स के साथ उनको ब्रिगेडियर भगत अटैच हो गए, जो उस टाइम IMA में कमांडेंट होते थे और पहले DGMI भी रह चुके थे, तो उनका काफ़ी विक्टोरिया क्रॉस भी थे वर्ल्ड वॉर 2 के, वो बहुत ही रिस्पेक्टेड थे। तो जो रिपोर्ट जो लिखी गई हेंडरसन बुक्स वाली, वो एक्चुअली ब्रिगेडियर भगत ने लिखी है, पर जो सीनियर ऑफिसर होता है उसी के नाम से जाती है। हमने इसके बारे में पिछली बारी भी चर्चा की थी। अब ये जो रिपोर्ट थी, इसमें जो चौहान का ब्रीफ था बिल्कुल ही ऑपोजिट था कि इसमें अब, क्योंकि इसमें जब वो 4 कोर की बात करने लगे और ये सब चीज़ें करने लगे तो उसमें ऑटोमेटिकली नेहरू और मेनन और ये जितना भी पॉलिटिकल लीडरशिप थे ये सब की सब लपेटी गई। तो इनको ये नहीं चाहिए था। तो अब चौहान साहब ने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने इस रिपोर्ट को सील कर दिया। प्रेसिडेंट को दिखाई गई थी, क्योंकि प्रेसिडेंट का उसमें राइट बनता है, लेकिन प्रेसिडेंट ने भी मांगने के बाद, रिपोर्ट मिलने के बाद उन्होंने पढ़ी नहीं, वैसे की वैसे उन्होंने सील्ड वापस दे दी और उसको फिर उन्होंने दबा दिया। चौधरी साहब का मेन एम था कि किसी तरह से हेंडरसन बुक्स हैज़ टू पूरा ब्लेम कॉल पे आना चाहिए। तो उन्होंने अपनी तरफ से एक पूरी समरी लिखी, उसकी बैठ के खुद लिखी है, और वो समरी उन्होंने नेवल मैक्सवेल और इन लोगों को सिलेक्टिवली लीक कर दिया कि ये देखो ये कॉल तो था ही जो था, मैं इसको आप ऐसा माहौल क्रिएट कर दो जहाँ पूरा ब्लेम उसी पे आ जाए कि मेरा पोजीशन ना थ्रेटन हो। ये डॉक्यूमेंटेड है कि उन्होंने ही लीक किया था? क्या वो तो उन्होंने खुद दिया उसको, ये तो मैक्सवेल खुद कहता है। अच्छा, दूसरी बात जो हुई जो बहुत इम्पोर्टेंट थी वो थी कि ये क्या नाम था उनका, जो हमारे वाइसरॉय होते थे माउंटबेटन जी, ये टपकने लग गए वापस दिल्ली। अच्छा। जो आदमी वाइसरॉय रह चुका है इस कंट्री का और पता नहीं क्या शानदार स्टाइल से गया था, अब वापस जाके वो ब्रिटिश आर्मी का CDS बन गया, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। और उन्होंने 3 चक्कर मारे हैं 63, 64 के बीच में, इस पीरियड में। अच्छा, अब सिर्फ माउंट बैटन ने या माउंट बैटन्स ने? माउंट बैटन थे कि माउंट बैटन थे, अब मेरे को मैंने फोटो देखी हुई, उनमें राष्ट्रपति भवन में उनमें अकेले हैं। ये आए वापस नेहरू के पास, इन्होंने कहा नेहरू जी से कि देखिए आपका जो वर्ल्ड लीडर का जो
उनकी जो ईगो थी उस पर उन्होंने प्ले किया। तो जो हो गया है 62 में, जो चाइना ने किया है वो हो गया है, उसको आप भूल जाइए। लेकिन अब आप एक काम करिए, अब इसमें अगेन बहुत सारे पैरेलल एक्शंस हो रहे थे। अमेरिकन एड जो आ रही थी इंडिया को, वेपन्स और इन चीज़ों में, जो ब्रिटिश जो एम्बेसडर था, वो मेरे ख्याल से उसका नाम भूल रहा हूँ मैं, उसने इसको लिंक कर दिया कि देखिए ब्रिटिश वर नॉट गिविंग यू द वेपन्स अमेरिका से आ रहे हैं, लेकिन अंग्रेजों इनका वो ग्रुप बना हुआ था ना, दे वर पार्ट ऑफ दैट एंग्लो सैक्सन ग्रुप। तो इन्होंने कहा कि अगर आपको ये वेपन्स वगैरह चाहिए, अगर आपको हमारा एड चाहिए, तो आप पहले कश्मीर को सॉल्व करिए। और माउंटबेटन ने भी आके नेहरू को यही बोला कि देखिए आपका ये अनफिनिश एजेंडा है पार्टीशन का, आप स्टेट्समैन हो, आप ये हो वो हो, इनको बढ़ा चढ़ा के इन्होंने। अब देखिए अभी हमारी धुलाई हुई है चाइना के साथ, और नेहरू जी क्या करते हैं, सबसे पहले शेख अब्दुल्ला को रिलीज कर देते हैं, और ये पूरी बात चल पड़ती है फिर से। पाकिस्तान तो हाथ ऐसे ग्लीफुली रब कर रहा था कि ये तो कश्मीर तो बस आ ही गया हमारे हाथ में, और यहाँ तक कि मैप सैप सब बन गए थे, वैली को कैसे डिवाइड करना है, क्या करना है। और एक उन्होंने फिर भेजा भी है, ये सब माउंटबेटन की प्रोडिंग पे हुआ है, उन्होंने फिर भेजा है एक डेलीगेशन को जो सरदार सोलन सिंह के अंडर थी। ये लोग गए वहाँ पे, एंड जिस दिन मीटिंग होनी थी उस दिन भुट्टो की लालच ने हमको बचा दिया है, क्योंकि उसी दिन रेडियो पाकिस्तान ने अनाउंस कर दिया कि चाइना के साथ शस्काम वैली पे पाकिस्तान भाई भाई चीन के साथ हमने इनको शस्काम वैली दे दी है। ये रेडियो पे सुना है इन्होंने सवेरे, जिस दिन मीटिंग होनी थी, जिस दिन ये कश्मीर का पूरा मामला हल होने वाला था। इनके तो रंग उड़ गए, इन्होंने कहा ये क्या हो गया। 63 में जो शस्काम वैली है, आपको अंडरस्टैंड करना है शस्काम वैली है कहाँ। जो सियाचिन ग्लेशियर जो है वो 75 किलोमीटर लंबा है, उसका जो नॉर्दर्न टिप है वो है इंदिरा पॉइंट, उसके पीछे से सजगाम नाला जाता है, और वो जो ऊपर का हिस्सा है कश्मीर का जिसके थ्रू चाइना ने अपना लिंक किया हुआ है हाईवे, वो शस्गाम वैली के थ्रू जाता है। तो पाकिस्तान ने जाके उनको बोला कि ये लीजिए, हम आपको ये सीड कर देते हैं। चाइना ने अपनी तरफ से वो जो सीडिंग का डॉक्यूमेंट है उसमें यहाँ तक बोला हुआ है कि जब तक इंडिया और पाकिस्तान का ये नहीं होगा, उन्होंने वो प्रोविजन डाल दी कि एक बारी जब ये होगा तब ये रेटिफाई होगा, लेकिन पाकिस्तान ने पकड़ा दिया उनको। उसके पहले अयूब खान ने यहाँ तक बोला था कि हम इनको चाइना को एक भी स्क्वायर इंच नहीं देंगे, पर जब उसने देखा कि इंडिया की क्या हालत हुई तो उन्होंने कहा भैया उससे अच्छा तो दे ही दो इनको शस्काम वैली, हम भाई भाई बन जाएंगे। उस चक्कर में हम बच गए, क्योंकि ये जो सोरेन सिंह वाली पार्टी थी ये बिना कुछ साइन करे वापस आ गई इंडिया। ठीक है, फिर भी मैटर डिड नॉट स्टॉप। शेख अब्दुल्ला जी पहुंच गए अपना कश्मीर में, जहां अयूब खान जी बैठे हुए थे दोनों हाथ लगा के, और बोलिए आइए आइए, अब तो बस अब आप बोलिए क्या कर रहे हैं, कश्मीर का तो हो ही जाएगा, क्योंकि नेहरू जी ने बोला है कि हम कर देंगे वो। और फिर नेहरू जी डाइड, और जिस दिन वो द डे ही इज डाइड, आई थिंक अप्रैल 20 क्या था उनकी डेट याद नहीं आ रही मुझे, ये शेख अब्दुल्ला और अयूब एक साथ थे वहाँ पे, और उसके बाद पूरा का पूरी कहानी बदल गई, उलट गई। तो मतलब अगर उस दिन या कुछ महीनों में नेहरू अगर और जिंदा रहते तो कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं रहता? नहीं, पूरा उनका एग्जैक्ट को जो मैप्स हैं क्या उन्होंने डिवाइड किया था, पर वैली को ही डिवाइड करने को तैयार हो गए थे। अच्छा। इसमें उनके जो मैप्स बने हुए हैं उसके ऊपर जनरल पायलट ने भी रेफरेंस दिया हुआ है, वॉर इन द हाई हिमालयस में। मुझे ऑफ द कफ एग्जैक्ट मैप का क्या बाइफिकेशन कहाँ से लाइनें जा रही थी वो मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि डेफिनेटली ये हो रहा था। अभी ये सीक्रेट हैं डॉक्यूमेंट्स? नहीं, ये तो वॉर इन द हाई हिमालयस, जनरल डीके पायलट तो डीजीएमओ थे। ये किताब कब की निकली हुई है, ये तो 1980 से मेरे ख्याल से सर्कुलेशन में। और उसका जो सेकंड हाफ है जिसके बाद वो, उसमें वो भी बहुत क्रिटिकल है, जनरल चौधरी के बारे में उनके रिमार्क्स पढ़ने चाहिए, और हुआ क्या ये वो। तो जनरल पायलट वो एक्चुअली जो कहते हैं ना बंगाली अफसर थे, मैं उनसे मिला था 62 के, वो मेरे घर आए थे और हम बैठ के उसके ऊपर काफ़ी चर्चा की थी।
क्योंकि उन्हों की एडवाइस पे सेला पे हमने डिफेंसेस बनाए थे, क्योंकि वो पहले 7 ब्रिगेड के कमांडर रह चुके थे तवांग सेक्टर में। तो उनका काफ़ी, ब्रिगेडियर उस टाइम डीजीएमओ होता था, तो उसको बहुत पावर होती थी। आजकल तो रैंक्स गार्ड रिव्यूज के बाद नहीं कहाँ से कहाँ चले गए, लेकिन उस टाइम जो डीजीएमओ था वो ब्रिगेडियर था, और ये डीजीएमओ थे उस टाइम। बल्कि हमने पिछली बार बात नहीं की उनके बारे में, पलित जी के बारे में। जब उनका असेसमेंट अगर आप देखते हैं, जैसे आपकी बुक में काफ़ी जगह मेंशन है उनका एग्जॉस्ट, तो उसमें भी आपको मतलब दिखता है कि उनका जो असेसमेंट था चाइनीज का और पोजीशंस का, वो काफ़ी अच्छा था। जी, उनका जो जनरल पायलट थे ना, उन मैं कहता हूँ कि वो थिंकिंग जनरल में वो काफ़ी हाई अप थे। और वो उनका अगर कई चीज़ों में उनका एडवाइस बहुत पॉजिटिव था, पर जैसे मैंने पिछली बार ही बोला था 10% ग्रे 10% ब्लैक, इनका ये जो इन्होंने अड़ गए थे ना कि इसको सेला में करो, और जो बाकी सब फिर मान गए, तो सेला को आप एकदम से फोर्टिफाई नहीं कर सकते थे उसमें, क्योंकि वही वाला असम्पशन था कि चाइना ने आ गए हैं, मागोचू में बैठे हुए हैं, अब आगे नहीं आएंगे। पहले सोचा था नामकाचू नहीं क्रॉस करेंगे, फिर बोला मागाचू नहीं क्रॉस करेंगे, तो ऐसे तो हो चुका ना। तो उसमें उन्होंने थोड़ा सा, देयर वाज एन एरर ऑफ जजमेंट है। अब जैसे हम हालांकि 65 के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन क्योंकि ये बात आ गई है, पलित जी की आपने बात की, तो ये हो गए, दालवी साहब हो गए। इनकी जो बुक्स हैं, कई लोग बोलते हैं कि ये सेल्फ एग्जोनरेटिंग है, तो उसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? जी, जब पलट साहब काफ़ी एज हो गई थी उनकी, तो मैं उनको मिलने गया था, वसंत विहार में रहते थे। उनके घर के दरवाजे के बाहर एक सिक्किम स्टैग होता था, जो अब एक्सटिंक्ट है, बहुत ही सुंदर, हेड ऑफ सांबर का ऑलमोस्ट डबल साइज ले लीजिए आप। तो उन्होंने कहा कि मैं उनको मिलने गया, तो उन्होंने कहा मैं उनको बोला, मैंने दावत दी, मैंने कहा घर आइए खाना खाइए, वो आए। तो अपना सफ़ेद कुर्ता पजामा, बंगाली एरिस्टोक्रेसी के उस किस्म के, उनका पूरा मैनरिज्म ही वो था, उनसे बात करने में बड़ा मज़ा आता था। और वो आए और बैठे, और अपने साथ एक पूरी ब्लैक डॉग की बॉटल लेके आए, और वी सैट, वी हैड अ फ्यू ड्रिंक्स एंड वी वर डिस्कसिंग, ये सारी बातें होती रही। एक पॉइंट पे उनका एक आंसू निकलने लगे इधर से, जब हम 62 की बात कर रहे थे। तो फिर उन्होंने कहा कि देखो कुणाल, तुम मेरे को आज पहली बार ही कोई मेरे को वही सवाल पूछ रहा है जो आज तक किसी ने मेरे से नहीं पूछे। और आज मुझे एक चीज़ से मेरे को हल्का लग रहा है कि अब मैं कई सारी चीज़ें बोल रहा हूँ आपको, और मैंने ये सब कई सारी चीज़ें किताब में कोट की है उनकी, जो उन्होंने बताया था। कह रहे पहली बार ही मैं बता पा रहा हूँ कि इसमें हुआ क्या, और मेरे को ऐसे लग रहा है जैसे कि मेरे छाती से बोझ उठ रहा है। किसी ने सवाल पूछे नहीं, मैंने कभी जवाब नहीं दिया। तो उनके लिए वो थोड़ा सा, वो उस दिन, उस शाम की इवनिंग काफ़ी उनके लिए भी मेरे ख्याल से काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। वापस आते हैं 65 की लड़ाई पे। अब आपने बता दिया कि पॉलिटिकल बैकग्राउंड ये था कि कश्मीर पाकिस्तान के हाथ में जाने ही वाला था, लेकिन फॉर्चुनेटली रुक गया। कही है तो ऊपर वाले ने लिखा हुआ था कि नहीं होना, नहीं हुआ, क्योंकि कोशिश पूरी हो रही थी कि इनको दे दो। उसके बाद नेहरू चले गए और फिर शास्त्री जी आ गए। तो यहाँ पे इमीडिएटली ट्रिगर क्या था? एक तो ये फ्रस्ट्रेटेड होंगे पाकिस्तानी की, यार देखो अभी हमारे पास ये आने वाला था लेकिन ये छिन गया। तो अब इनको एक तो ये था कि ये कश्मीर हमको लेना है, और इनको एक ये भी ट्रिगर होगा कि 62 में इनका बुरा हाल हुआ हिंदुस्तानी। वो तो कहते हैं ना, बुजदिल फौज और हिंदू फौज, इस पे इन्होंने, उनका पूरा माइंडसेट ही वो था कि ये बुजदिल है। घड़ी घड़ी बोलते हैं, चाहे उनके आगे के ट्रूप्स हों, चाहे उनके जनरल हों, उनका पूरा थिंकिंग ये था। इसमें क्या हुआ कि ये जब डेथ हो गई नेहरू जी की, उनकी जगह जब शास्त्री जी आए, शास्त्री जी को भी अयूब खान और ये लोग, ये सब पठान, बड़े बड़े पठान जो भी थे, ये लोग बड़ी बड़ी मूछें, और कहाँ शास्त्री जी जो उनके सामने तो शायद दिखाई भी ना दे, लेकिन उन्होंने इनको बहुत मिसरीड किया। इन्होंने सोचा ये तो और भी ज़्यादा नेहरू से भी ये तो गए गुजरे होंगे। लेकिन अब पर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब माउंट बैटन आए थे, शास्त्री ने माउंट बैटन को इतना भी भाव नहीं दिया।
चौहान ने इतना भी भाव नहीं दिया। बाकी जितने भी इंडियन लीडर्स थे ना, ये माउंटबेटन से बहुत चिढ़ते थे। और जब नेहरू का फ्यूनरल हुआ है उसके लिए भी आए थे माउंटबेटन, उसमें भी उनको एक कुर्सी एक साइड भी दी हुई थी इन्होंने। तो जो इंडियन लीडरशिप थी नेहरू के अलावा, माउंटबेटन को ऊंचा ऊपर बड़ा बड़ा के वो नहीं करने को तैयार थे। उनको सब मालूम था कि अंग्रेजों की हुकूमत ने क्या किया था इस देश के साथ। वो नेहरू जी की अपनी पूरी वो थी कि भाई अंग्रेज हमारे भाई भाई हैं, उनको हम ये करेंगे वो। उन्होंने उनको बहुत अच्छी तरह ट्रीट किया। लेकिन जो बाकी इंडियन लीडरशिप है उनको बहुत चिढ़ थी इनसे, क्योंकि उनको मालूम था कि इन्होंने क्या किया है। आई मीन ये अभी की बातें थोड़ी ना है कि ये उनको हमसे ज्यादा मालूम था, क्योंकि दे लिव थ्रू दैट। वो पूरे पीरियड में तो वो लोग उन्होंने तो अपने आंखों से देखा हुआ था। अब क्या हुआ कि इन्होंने ये पाकिस्तानियों को ये लगा कि ये तो गई बात हाथ से। अब तो दो चीजें होने लगी। भुट्टो का जो रईस था ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अयूब खान एक फील्ड मार्शल तो बन गए, आप उन्होंने अपने आप को बना दिया जनरल के बाद। उन्होंने उनका जो वॉर टाइम रिकॉर्ड देखो ना, वर्ल्ड वॉर 2 में वो असम रेजिमेंट में थे। ये सारे इंडियन सीओज में सबसे खराब रिपोर्ट इनकी थी, अयूब खान की। यहाँ तक कि वो डरपोक आदमी उन्होंने कहा था। लेकिन अयूब खान का जो एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज और जो उन्होंने पाकिस्तान के लिए किया, मार्शल लॉ असाइड, उन्होंने पाकिस्तान की मॉडर्न पाकिस्तान उन्होंने क्रिएट किया था। लेकिन उनको ज़्यादा लड़ाई करने की कोई वो नहीं थी। वो उनके दिमाग में नहीं था कि इंडिया के साथ जाके पंगा लेना है। बल्कि 62 में उन्होंने इंडिया को ये भी ऑफर किया था जॉइंट पैक्ट अगेंस्ट चाइना, अगर आपको याद रहे। अयूब खान का नेहरू ने रिप्लाई किया था अगेंस्ट हूम। अब अयूब खान का एक और चीज थी, उनका जो पर्सनल इक्वेशन इंडियन सीओस के साथ था। अब मैं थोराट साहब की फिर बात करूंगा। थोराट साहब को अयूब खान ने चिट्ठी लिखी है, जो मैंने देखी है बाय द वे, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो मेरा बेटा है, जो बाद में पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर था, बड़ा निकम्मा है। मैं आप मुझे एडवाइस दीजिए इसको कैसे मैं, वो फादर अपने बेटे के बारे में वो थोराट साहब से लिख रहे हैं कि आप बताइए मैं इसको कैसे लाइन पे लाऊं। तो थोड़ा अयूब का जो इक्वेशन इंडिया के साथ था वो थोड़ा सा, मैं कहूँगा कि मिडिल पाथ था। वो ज़्यादा एग्रेसिव नहीं थे। लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती की थी 1964 में, जब उनका प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ है। तो उनके अगेंस्ट फातिमा जी खड़ी हो गई, जो जिन्ना की बहन थी। अब अयूब खान नॉर्मल कॉज पे वो इलेक्शन जीत लेते, लेकिन उन्होंने चांस नहीं लिया और उन्होंने एक जुल्फिकार अली भुट्टो को कहा कि भैया तो उनको आने दिया, कि उन्होंने आके वो इलेक्शन थोड़ा बहुत रिग किया। और एक बार आप रिग करते हो फिर आप वो ब्लैकमेल पोजीशन में भी आ जाते हो। और ये बन गए वहां के फॉरेन मिनिस्टर, और इनका राइज बहुत ही शार्प हुआ था। अब भुट्टो की बारे में दो चीजें याद रखिए जब हम ये कहानी बता रहे हैं। सबसे पहले उनके जो बाप थे वो जूनागढ़ के प्राइम मिनिस्टर थे, जिन्होंने जब पाकिस्तान और इंडिया का बंटवारा हो रहा था उन्होंने ऑप्ट किया था कि हम जाएंगे पाकिस्तान में, प्राइम मिनिस्टर ने। और फिर उसकी जो लैंडिंग हुई थी, कातियावाड़ लैंडिंग, हमने एम्फीबियस लैंडिंग्स की थी 47, 48, ज़्यादा से कर रही हूँ तार लोगों से, लेकिन दिस वॉज देयर एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट 65 के कॉन्टेक्स्ट में। सो भुट्टो के दिमाग में ये पूरा एंटी इंडिया तो वो था ही, वो तो बिल्कुल ही उसका पूरा जितना पाकिस्तान आर्मी का क्रिएशन इंडिया की आर्मी, इंडिया के और कश्मीर के ऊपर डिपेंड करता था, उतना ही भुट्टो भी रैबिट थे। अब भुट्टो जी ने क्या किया इस टाइम, वो क्योंकि सजगाम वैली का भी तो इन्होंने किया था पूरा का पूरा, ठीक है ना। ये माओ सी तुंग के साथ इनकी 1-2 मीटिंग्स हुई थी। माओ सी तुंग ने इनको कहा था आपको चलो, अब नेहरू जी गए कोई बात नहीं, अब आप एक गुरिल्ला स्टाइल ऑपरेशन करो। और ऑपरेशन गिब्राल्टर का पूरा प्लान माओ ने बना के भुट्टो को दिया था। इज इट डॉक्यूमेंटेड? ये प्रूफ है? मतलब क्योंकि लोग बोलेंगे कि कहाँ लिखा है ये है। सुनो लेट मी फिनिश। अच्छा, अब क्या हुआ कि ये वापस आए हैं और अयूब खान ने इनको उस पर ऑपरेशन गिब्राल्टर में ज़्यादा भाव नहीं दिया है। तो भुट्टो ने अपना डायरेक्ट लाइन मारी थी GOC 12 डिवीजन के साथ, जो बात ग्रैंड स्लैम की भी जिनको जाके बदला था बाद में, ठीक है ना।
ये पूरा प्लान भुट्टो को माओ सेतुंग के साथ डिस्कस होके आया था कि आप ऐसे जाओ, ऐसे कॉलम्स बनाओ, ये करो, सारी लोकल पॉपुलेशन राइज करिए। इसमें सर्कमस्टेंशियल एविडेंस चाइना का हाथ का ये है कि अगर आप सोवियत मॉडल देखो और चाइनीज मॉडल देखो, जो उन्होंने जो प्लान बनाया था, जहाँ पे श्रीनगर के लिए जा रहे हैं, ये कंट्री साइड में मत करो। अगर रशियन और कोई और नॉर्मल गुरिल्ला वॉरफेयर का जो होता है, उसमें टैक्टिक्स आर डिफरेंट। इसमें बिल्कुल माओ के टैक्टिक्स है कि इधर से कॉलम जाएगी, इधर से कॉलम आएगी, इधर से कॉलम आएगी, इधर से कॉलम आएगी। अब उन्होंने खुद हाथ से लिख के दिया या उनको समझा के बताया, ये तो मालूम नहीं है, लेकिन काफ़ी लिटरेचर है। अगर आप पूरे उस टाइम के सारी रीडिंग पढ़िए, उसमें आपको कई हिंट्स मिल जाएंगे कि ये इनका हाथ मिला हुआ था, और इस पे कोई शक भी नहीं है ज़्यादा। चलो, अब क्या हुआ? लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान की नौसेना 65 की लड़ाई के बाहर थी, इसका कोई रोल नहीं था। लेकिन मेरी किताब में मैंने इसको चैलेंज किया है, इस वाले पॉइंट को। मैंने कहा है कि एक एक्सरसाइज हुई थी काठियावाड़ कोस्ट में लड़ाई के पहले 64 में, जहाँ पे हमने एम्फीबियस लैंडिंग्स की है। यहाँ तक कि हमने ट्रूप्स रानो कच्छ पे ये लैंडिंग शिप क्राफ्ट के साथ ड्रॉप किए हैं, और विक्रांत के बॉयलर से फ्रेश वाटर और ये वो। और जो विक्रांत आई थी इंडिया की सर्विस में 61 में, गोवा के ऑपरेशन के थोड़े बाद। अलीजेज फ्रेंच एयरक्राफ्ट थे जिनमें बहुत सोफिस्टिकेटेड नेविगेशन सिस्टम्स थे, ठीक है। और उनके पास जो दूसरा हवाई जहाज जो उड़ रहा था विक्रांत से, वो था सी हॉक्स, जो हॉकर हंटर्स का वही कंपनी बनाती थी। ये नेवल वर्जन था। जब ये एक्सरसाइज हुई है, ये कहाँ उड़े हैं ये हवाई जहाज? ये सारे हवाई जहाज उड़े हैं रान ऑफ कच्छ के ऊपर। पाकिस्तान देख रहा है ये सारा तमाशा, और उनको जो अलीजेज उड़ रहे हैं, अलीजेज का सबसे बड़ा मकसद ये था, पाकिस्तान का जो मेन रेडार था ना, वो बादिन में था, जो हैदराबाद के पास है। पाकिस्तान हैदराबाद, कराची हैदराबाद, ज़्यादा फर्क नहीं है। और वो वहाँ से हैदराबाद से बारमेर मेरे ख्याल से 150 किलोमीटर ऐसा कुछ है। तो ये जो जितने भी ये नेवल मूवमेंट हो रही थी इस एरिया में, जो बार्डिन का सिग्नेचर्स वगैरह थे, उनका रेडार ट्रैक कर रहे थे, तो इनके पास इनकी काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन कोलेट हुई थी अलीजेज से। और अलीजेज बाद में बार्डिन की जो रेड हुई है उसमें बहुत मेजर रोल प्ले किया है नेवी ने। अब आप पाकिस्तानी, अब 1 मिनट के लिए अपनी टोपी बदल लीजिए, अब आप पाकिस्तानी हैट लगा लीजिए। इंडिया की पिटाई हो चुकी है चाइना के हाथ। इंडिया को क्या प्राइम मिनिस्टर चला गया है, नया प्राइम मिनिस्टर आया है, इनको अपनी इज्जत बचाने के लिए कुछ करना है। ये अपनी पूरी फ्लीट रान ऑफ कच्छ में, वो जो आपका काठियार वाला एरिया है, उस एरिया में घूम रही है। इनके दिमाग में वो जूनागढ़ का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है कि हमने जूनागढ़ इसीलिए खोया था क्योंकि वो एम्फीबियस लैंडिंग हुई थी। 47-48 में एम्फीबियस हुई है, तो 65 में भी हो सकती है, ठीक है ना। तो ये गुजरात पे, ये रान ऑफ कच्छ पे थोड़ा घबराने लग गए। ये रान ऑफ कच्छ पे नहीं घबरा रहे थे, ये कराची पे घबरा रहे थे कि अगर ये, और इंडिया की 50 इंडिपेंडेंट पैरा ब्रिगेड का भी इसमें एक्सरसाइज में कोई रोल था, क्योंकि जब रान ऑफ कच्छ में प्रॉब्लम हुई है तो 50 इंडिपेंडेंट पैरा ब्रिगेड ही आई है आगरा से। मैं आपको अगेन, इट इज सर्कमस्टेंशियल, बट ये सारी, अगर आप डॉट्स सब चीज़ों को प्लेस करिए तो आपको फिर पता चलेगा कि हुआ क्या है। अब पाकिस्तान कहता है कि अब हम क्या करें, अगर इन्होंने यहाँ एम्फीबियस लैंडिंग कर दी तो ये गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि हमारी नेवी इनकी नेवी के सामने तो कुछ थी नहीं उस टाइम। हमारी नेवी मतलब पाकिस्तान की नेवी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि हम इनको यहाँ पे टेस्ट करते हैं रान ऑफ कच्छ में। अब रान ऑफ कच्छ भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। रान ऑफ कच्छ मैं गया हूँ वहाँ पे, जब मैं किताब लिखने लगा मैं वहीं से शुरू हुआ था। मैं सदर पोस्ट पे गया था, जो सीआरपीएफ का पहला एक्शन हुआ है। रान ऑफ कच्छ एक दलदल का पूरा कीचड़ जैसा, एक्चुअली डेड सी है, इसी पे पाकिस्तान का पूरा केस है। ये जो है, ये पहले शायद इंडस का डेल्टा होता था, फिर इंडस शिफ्ट हो गई, अब कराची के उस तरफ निकलती है। ये जो एरिया है, इसमें सारा समुद्र का पानी टाइडल वेव्स की वापस आ जाता है मानसून के टाइप पे,
और वहाँ पे थोड़े थोड़े आइलैंड्स बन जाते हैं जिनको कहते हैं बेट्स। ठीक है, ये करीबन 140 किलोमीटर या 150 किलोमीटर या 100 किलोमीटर, एग्जैक्ट मेजरमेंट्स वो तो डिफर भी करती है थोड़ी बहुत। लेकिन पाकिस्तान का जो सिंध का इलाका है वो हार्ड ग्राउंड है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। फिर ये पूरा रन का एरिया आ जाता है, और फिर आपका ये भुज और ये पूरी एरियाज का हार्ड ग्राउंड आ जाता है। पर ये दलदल का एरिया, ये दलदल हमारे कंट्रोल में था। ठीक है, पाकिस्तान का कहना था कि ये डेड सी है, इसमें मैरिटाइम लॉज अप्लाई करने चाहिए। पुराने ज़माने में गुजरात के जो कच्छ के महाराजा की बाउंड्री थी उससे हमको मतलब नहीं है, हमको मैरिटाइम बाउंड्री दीजिए। देखो आप ये रन ऑफ कच्छ के बीच में लाइन डालिए, आधा हमारा है आधा तुम्हारा है। बस उनका पूरा क्लेम ये। उनके साइड में हार्ड ग्राउंड में कंजर कोट वगैरह था जो हमारे कंट्रोल में था, जो महाराजा के टाइम से इनके बाउंड्रीज थी। यहाँ से आपके ट्रेड रूट्स जाते थे। तो बोथ कंजर कोट एंड सरदार पोस्ट ये दोनों हमारे कंट्रोल में थे, हमारा एरिया था ये पूरा। ये जो है ना, जो कंजर कोट जो है वो फोर्ट है, वहाँ पे उसके इमीडिएटली बाद सैंड ड्यून शुरू हो जाते हैं। वो अब पाकिस्तान में आ गया, क्योंकि जो उन्होंने बाद में अवार्ड दिया उस पर इन्होंने पाकिस्तान को पता नहीं क्यों दिया, पर दे दिया। लेकिन पहले इस युद्ध से पहले हमारे पास हमारा वो जो ट्रेडिशनल बाउंड्रीज कच्छ की है उसके हिसाब से कंजर कोट हमारे पास था। ठीक है, अब क्या हुआ, ये जो पूरी बाउंड्री थी ये कौन कंट्रोल कर रहा था? यहाँ पे कोई फौज तो थी नहीं, ये गुजरात पुलिस के पास थी और सीआरपीएफ के पास थी। सीआरपीएफ का पोस्ट था सदर पोस्ट पे, और पाकिस्तान का इस पे एक और तमाशा हो रहा है साइडवेज। एक तो उनकी अप्रिसिएशन की इंडिया क्या कर सकता है, ठीक है ना, दूसरी साइड में इनके पास 1956 के बाद जब आइजनहावर गए थे पाकिस्तान और ये सियाटो और सेंटो के मेंबर्स हो गए थे, इनको बहुत ही बड़ी तादाद में इक्विपमेंट मिला था यूएस से। वही मैं पूछने वाला था अगला सवाल, कि इनका एक और अप्रिसिएशन ये भी था कि भारत एक तो पिट चुका है, एक लीडरशिप चेंज हो गई है, प्रधानमंत्री बन गया है और अभी ये शास्त्री जी आ गए हैं, और एक कश्मीर भी, अब जो कश्मीर का रेजोल्यूशन था वो भी नहीं होने वाला है। दूसरा ये था कि इनके पास जो हथियार थे और जो मतलब आर्टिलरी थी, वो वेपन्स थे, वो बहुत एडवांस थे कंपेयर टू इंडिया। ये लोग अप्रिशिएट नहीं करते हैं कि भारत बहुत कमजोर था, मतलब बहुत नहीं बट कंपैरेटिवली दे वर वीकर। हमारे पास कुछ नहीं था इनके, हमारे वर्ल्ड वॉर 2 का जो इक्विपमेंट अभी भी चल रहा है। एग्जैक्टली। अब इनके पास, आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला है, क्योंकि ये लोग बोलते हैं अपने इन्फीरियर एनिमी को हराया है 65 में, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। और हमारे पास बहुत ज्यादा इक्विपमेंट था हमारे पास, मतलब पाकिस्तान की थिंकिंग के हिसाब से। उनके पास थे F-86 सेबर जेट्स, ठीक है, उनके पास थे F-104 स्टार फाइटर्स, इतने ज़्यादा नहीं थे उनके, एक या दो स्क्वाड्रन थे, बाकी इनकी सारी एयरफोर्स F-86 सेबर जेट्स थी। टैंक्स इनके पास बहुत M47 M48 पैटर्न टैंक्स थे, ठीक है, जिसकी गन वगैरह, हमारे पास एक ही टैंक था जो उसको मैच कर सकता था, वो था सेंचुरियन। बाकी हमारे जो टैंक्स थे शर्मन्स, उनके पास भी शर्मन्स थे, उनके पास और भी आर्मर था, उनके पास डेफनीज आ गई थी, सबरीन्स, ठीक है, और इनके पास ये उनकी नेवी के पास डेफनीज थे, उनकी एयरफोर्स के पास F-86 थे, और इनके पास साइड वाइंडर मिसाइल्स थी। हमारे MiG-21 अभी आ ही रहे थे, क्योंकि जो 62 की लड़ाई हुई थी, रशिया और चाइना की कोई एग्रीमेंट हुई थी, रशिया ने होल्ड बैक कर दिए थे, तो हमारे MiG-21 अभी इंडक्ट ही हो रहे थे उस टाइम। इंडक्ट मतलब पर उनका कोई अभी मेजर रोल नहीं बना था, अभी भी हमारी एयरफोर्स जो 62 में थी वही थी, ठीक है। लेकिन हमारे पास एक एयरक्राफ्ट आ गया था जो 50s में आया था, लेकिन उसको टाइम लगता है इंडक्ट होने में, जो था नैट। नैट बहुत हल्का हवाई जहाज होता है, जैसे मारुति गाड़ी होती है वैसा है, बिल्कुल छोटा सा। जब मैं 1952 में फिल्म बना रहा था तो हमने ये नैट 1952 में 1992 में 92 हाँ। 92 सॉरी 52 हाँ, चलो ये थोड़ा सा मेमोरी लैप्स भी हो जाते हैं। तो 92 में हमने जब फिल्म बनाई थी सॉल्ट ऑफ द अर्थ, तो ये नैट सारे मॉथबॉल हुए थे सलूर में, जो अपना
कोयम्बटूर का एयरफील्ड है जहाँ पे अपने बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर वहीं से गया था जब क्रैश हुआ था। तो जब ये नैट्स को हमने सुपर किया था फिल्म के लिए, तो खड़े हुए थे लाइन में, छोटा सा हवाई जहाज है, उसके ऊपर तो सीढ़ी भी नहीं लगती, वो सीधा पायलट हाथ लगा के ऐसे जंप मार के अंदर घुस जाता। तो जो ऑफिसर खड़ा हुआ था वहाँ पे, दीप्ति को कहता है, दीप्ति मेरी वाइफ को, मेरे को कहता है कि मैम आप एक हाथ से इसको उठा के देखो। तो उसकी तरफ देखा ऐसे, फिर जो वो कह रहा था उसने किया, उसने एक हाथ ऐसे किया, उसका नेट का ऐसे, हवाई जहाज उड़ गया। इतना लाइट हवाई जहाज था। तो इट वॉज अ फैंटास्टिक थिंग, पर उस टाइम अनटेस्टेड था, हमारे पास नेट्स थे, चलो ठीक है। अब पाकिस्तान बिल्कुल कहते हैं ना ब्रिमिंग विद सेल्फ कॉन्फिडेंस कि चलो इनको दिखाते हैं। रान ऑफ कच्छ में टेरेन सहारा इनके एडवांटेज में, हम दलदल में लड़ रहे हैं, ये लोग दलदल मतलब हार्ड ग्राउंड तो है लेकिन इट इज़ अ स्वॉम्प, ये लोग हार्ड ग्राउंड में बैठे हुए, टेरेन का एडवांटेज इनके पास है, इक्विपमेंट का एडवांटेज इनके पास है, हर एक चीज़ इनके पास है। उनकी मेरे ख्याल से 8 डिवीजन या कुछ बैठी हुई थी वहाँ पे, जो याया खान या कोई कमांड कर रहे थे। एक और चीज़ हुई थी 56 और इसके बीच में, जो इंडियन आर्मी और पाकिस्तानी आर्मी थी, इनके जो डॉक्ट्रिन्स थे ना, वो सारे ब्रिटिश डॉक्ट्रिन्स होते थे। आप ऐसे अटैक करोगे, आप ऐसे डिफेंड करोगे, आप ये करोगे, वो करोगे। अमेरिकन इक्विपमेंट जब आया ना, तो अमेरिकन इक्विपमेंट के साथ अमेरिकन डॉक्ट्रिन्स भी आ गई थी। अब आप कितनी भी एक्सरसाइजेस कर लीजिए, जब तक आप उसको लड़ाई भी नहीं ट्राई करोगे, तब तक आपको पता नहीं चलता कि इसका एग्जैक्टली कैसे होगा। अब अमेरिकन डॉक्ट्रिन में इनके आर्मर्ड पर्सनल कैरियर, इनकी इन्फेंट्री, अब जो हमारी इन्फेंट्री क्लैश करने को तैयार थी, इनकी इन्फेंट्री थोड़ा पीछे पीछे, टैंक्स के पीछे पीछे आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स पे आ रही थी। तो ये सारे डॉक्ट्रिन ये ट्राई आउट करना चाहते, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो इनको मिली थी, जो आपके सवाल में ही आ गया ये वाला पॉइंट, और बहुत कम लोग जानते हैं, कि इनके पास अनलिमिटेड आर्टिलरी थी ऑफ ऑल कैलिबर्स, हैवी, मीडियम, लाइट गन्स। और एमिनेशन की तो आप भूल जाइए, कोई जब ब्रिटिश इक्विपमेंट उसके साथ एक एमिनेशन भी उतना ही, जब तक वर्ल्ड वॉर 2 में बर्मा में अमेरिकन नहीं आए थे, उसके पहले 3 या 4 राउंड फायर करते थे हम लोग, ब्रिटिश आर्मी था उनके पास एमिनेशन ही नहीं थी। जब अमेरिकन आए उसके बाद तो कोई सोचता भी नहीं था, उसके बाद आप 600-700 राउंड उड़ा दो दिन में, कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका सैचुरेटेड स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग जो है वो अलग था। अब पाकिस्तान में जो उनके चीफ थे, उनका नाम था मूसा, और अयूब खान थे फील्ड मार्शल। मूसा को आग लगी हुई थी कि ये डॉक्ट्रिन को हमको ट्राई करना है। तो वो रानो कच्छ में इनको लगा कि हम अगर इनको ठोक देंगे तो हमारे को इसमें बहुत फायदा होगा, और ये हैं ही बुजदिल, तो एक बारी भागने लगेंगे। तो जैसे 62 में हुआ था, नामकाचू में हुआ था, यहाँ पे रानो कच्छ में होगा, इसके बाद ये भागते भागते तो दिल्ली तक पहुंच जाएंगे। दिस वाज देयर थिंकिंग। सो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले गुजरात पुलिस के साथ कुछ पक गए हुए थे, तो वहाँ पे पेट्रोलिंग लाइन्स में, ये आपकी ये लाइन नहीं है, वो लाइन नहीं है, ये लाइन है, वो लाइन, तो उन्होंने इनके साथ कुछ गड़बड़ की थी। उस टाइम 1 महार थी वहाँ पे, उसमें उस टाइम कर्नल सुंदर जी थे, और ये थोड़ी छेड़खानी हो गई थी उसके ऊपर पेट्रोलिंग में। पर सुंदर जी तो अटैक करने के लिए बिल्कुल तैयार थे, उन्होंने कहा मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन उनको जो उस टाइम ब्रिगेड कमांडर थे, ब्रिगेडियर परांज पे, उन्होंने रोक दिया। कौन? ब्रिगेडियर परांज पे। अच्छा। इसे तुमने मरना है, वो हार्ड ग्राउंड पे बैठे हुए हैं, सैंड ड्यून में एमएमजी लगा के तुम फ्रंटल अटैक करोगे क्या? अगर सुसाइड कमिट करना है तो जाइए। तो चलो जो भी हुआ, फिर पाकिस्तान ने पहला लॉन्च किया है अटैक, जो एक ब्रिगेड स्ट्रेंथ अटैक था, ये कंजर कोट के आगे सदार पोस्ट पे। सदार पोस्ट पे 25 आदमी या कुछ थे, या सीआरपीएफ के, वो अड़ गए। और सदार पोस्ट में गया हूँ, अभी भी वो जो मेमोरियल है ना, वो पानी के बीच में, वो चारों तरफ कीचड़ है, उन्होंने रास्ता बनाया हुआ है उसके आसपास। पोस्ट आज भी हमारे पास है। हमारे एरिया में। उसके बाद पूरा फेंस बन गया है बीच में, वहां से आप दूरबीन से देखो तो दूरबीन क्या, 3 किलोमीटर दूर खंजर कोट दिखाई देता है। ये जो बाद में ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गया था, इन्होंने पता नहीं किस ग्राउंड पे पाकिस्तान को थोड़ा सा जो ऊपर का हिस्सा था रान ऑफ कच्छ का, इन्होंने अवॉर्ड कर दिया। इसके बाद इंदिरा गांधी भी कभी ट्रस्ट नहीं करती थी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और यूएन को, क्योंकि
ये वेस्ट हमेशा इनको फेवर करता था। वहां पे मनमोहन सिंह ने भी कुछ देने का लिए था ना, वहां पे जो पॉइंट है एक सर क्रीक के ऊपर, सर क्रीक, वो बिल्कुल कोने में है उधर, सर क्रीक थोड़ा सा बिल्कुल एज पे। एज पे है। हाँ जी, तो वहाँ पे भी यही है ना, सर क्रीक आधा हमारे पास है, आधा वो एरिया बहुत। जब मैं गया सरदार, मैं जब ये किताब लिखने में लगा तो मैं वहाँ गया, तो मेरी ये आदत है कि वहाँ जाके जब तक टेरेन ना देखो आप उसको समझ नहीं आएगा कि वो क्या हुआ क्या है। तो वहाँ मैं बीएसएफ वालों के साथ सरदार पोस्ट पे गया, वहाँ पे उनके नाम लिखे हुए थे, जाके अपनी श्रद्धांजलि दी और क्या कर सकते हैं वहाँ पे। और फिर एक बीएसएफ वाला आया, उसने एक कुर्सी थी उसके पास फोल्डेबल, तो मुझे कहता है साहब आप जरा यहाँ बैठो 5 मिनट के लिए, आप अपना दाहिने पाँव से अपना जूता उतार दो। मैं कहा ये क्या ट्रेडिशन है कि पोस्ट के पास, तो मैंने पूछा नहीं, मैंने बूट उतार दिया। उन्होंने कहा सर अब आप ये कुर्सी लगा दी, उसने कहा सर आप पाँव ना अपना ये पानी में डुबो दो जरा। तो वहाँ पे जो स्वम्प था उसमें मैंने पानी में, वहाँ पे काफ़ी चिड़िया विड़िया पेलिकन्स और स्पॉट बिल्स, तो मैं वो देख रहा था। 10-15 मिनट मेरा पाँव पानी में था। फिर कहता है कि सर निकालो, अब बिल्कुल काला हो गया था पाँव। अच्छा, इतनी हॉरिबल जगह है ना वो। वहाँ पे बीएसएफ के जो पोस्ट वगैरह में उन सारे देखे बाद में, बेचारे कहाँ फंस गए तुम लोग। उससे अच्छा तो सियाचिन वगैरह है जहाँ पे यहाँ गर्मी ऐसी पड़ती है और जब ठंड रात को पड़ती है तो ऐसी पड़ती है, पूरा रेगिस्तान है। और बिल्कुल वहाँ पे तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम सांप और बिच्छू का है, बिच्छू का है। हमारी जो 65 में कैजुअलिटीज हुई है ज़्यादा बिच्छू से हुई है, क्योंकि जब वो बाद में जब फाइटिंग जब बंद हो गई, सीज फायर हुआ, तो हमने जो बेट्स पकड़े हुए थे वहाँ बिच्छू ही बिच्छू भरे हुए थे। फिर इनका काफ़ी तमाशा चलता रहा। हमारी एक वो 19 ग्रेनेडियर्स थी जो कैमल बटालियन थी, जो पहले सबसे पहले इंडियन कैजुअलिटीज हुई थी वो 3 ऊँट थे। ये सदर पोस्ट के पहले जो अटैक हुआ था, सदर पोस्ट का तो थोड़ा बाद में हुआ था, तो उसमें जो पहली बारी पाकिस्तानियों ने फायर किया, उन्होंने 3 हमारे 19 ग्रेनेडियर्स के 3 ऊँट मार दिए। उसके बाद वहाँ की फाइटिंग चल पड़ी, पर वो पाकिस्तान की तरफ से उन्होंने 2-3 ब्रिगेड अटैक्स मारे थे उस एरिया में, और ये 25-30 लोगों ने रोक लिया, वो सीआरपीएफ ने रोक लिया। फिर उतने में ये ब्रिगेड आ गई अंदर, फिर 50 इंडिपेंडेंट ब्रिगेड भी आ गई। फिर जब इनका फाइनल अटैक आया है तब इन्होंने 3 पैरा और 4 पैरा थे, कि कौन सी थी पता नहीं, मुझे भी एग्जैक्टली मेरे को फिगर्स याद नहीं है कौन सी पलटन की, इन्होंने रोक लिया इनको। और आरसीएल जीप्स वगैरह के साथ इन्होंने इनके ऊपर फायर वायर करके रोका। उतने में हमने एक वैम्पायर सॉटी भी की वहाँ पे, स्क्वाड्रन लीडर बारबोजा गए वहाँ पे, उन्होंने फोटोग्राफ्स ले ली ना ये सारे टैंक्स की। और अमेरिका के साथ इनकी एग्रीमेंट ये थी कि हम आपको ये सारे हथियार दे रहे हैं, अमेरिका का भी तो लॉजिक देखिए ना, हम आपको ये सब हथियार दे रहे हैं पर इंडिया के अगेंस्ट नहीं यूज़ कर सकते आप किसके अगेंस्ट यूज़ करोगे, वो बात हवा में थी। फिर हमने ये फोटोग्राफ्स दिखा दी कि देखो जी ये इनके तो ये पैटर्न टैंक्स लगे हुए हैं यहाँ पे, ये हुआ वो हुआ। तो इसका फिर हुआ, इसमें फिर अंग्रेज़ों ने क्या कहते हैं आगे, हैरोल्ड विल्सन थे उनके प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने ब्रोकर किया सीज फायर ये वो। और उनका यही था कि कश्मीर का इशू सोल्व करो, और उनका सोल्व करने का मुद्दा था कि वो आप पाकिस्तान को दे दो। नहीं, उन्होंने कहा कि रान ऑफ कच्छ में इन्होंने सोचा था कि हमारे को बिल्कुल ही ऐसे जैसे कि गर्दन उड़ा देंगे, लेकिन हमारी पलटनों ने जो 3-4 यूनिट्स वगैरह थी वहाँ पे वो अड़ गई। हमने ये नहीं कहेंगे कि हमने इनको हरा दिया, और पाकिस्तान ने भी कुछ नहीं कर पाए, उनके भी टैंक्स आके एक पॉइंट पे रुक गए थे, इनको रोक लिया। अब पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा शुरू हो गया कि हमने जी रान ऑफ कच्छ में हिंदुस्तान की ऐसी धुलाई की है, ऐसी धुलाई की है, तो भागे जी वहाँ से, वो तो अपनी धोती छोड़ के चले गए जी, उनके लोटे भी वही पड़े हुए थे। उन्होंने ऐसे ऐसे उनकी तो रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ और बहुत ज़्यादा ये अपना प्रोपेगेंडा के बाद में ये अपने ही शिकार हो गए, क्योंकि इन्होंने रान ऑफ कच्छ को बड़ा चढ़ा के इतनी बड़ी विक्ट्री दिखा दी। सारी चीज़ें आपके पक्ष में हैं, टेरेन आपके पक्ष में है, लेकिन आप फिर भी कुछ नहीं कर पाए। आप एक सीआरपीएफ पोस्ट को नहीं रन कर पाए। आपको जो हमारी 2-3 पैरा बटालियंस थी वहाँ पे, जो बाकी जो भी ट्रूप्स थे अड़ गए, और उन्होंने दे गिव अ गुड अकाउंट ऑफ देमसेल्व्स, रोक लिया इनको। इनका ये 2-3 किलोमीटर से आगे नहीं जा पाए ये लोग, और वे वहाँ पे फाइटिंग काफ़ी इंटेंस हुई थी, लेकिन शॉर्ट पीरियड की। उसके बाद इन्होंने कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया।
तो ये मेरे ख्याल से अप्रैल मई के आसपास हुआ था, जब फिर ये ब्रिटिश लोग कूद गए इसमें, और उसी टाइम आपका कारगिल का भी तमाशा शुरू हो गया था। और ये हमने चढ़ा था, इन्होंने नहीं चढ़ा था। अच्छा, तो इसका एक रिस्पॉन्स था कारगिल में जो कि अब वहां पे एक ब्रिगेडियर घाई थे, 121 इंडिपेंडेंट ब्रिगेड होती थी वहां पे। ब्रिगेडियर घाई जनरल हरबख्श सिंह के स्टाफ ऑफिसर रह चुके थे। उनको पता था कि जनरल हरबख्श सिंह का माइंडसेट क्या है। वो बड़े एग्रेसिव थे, अगर आपको यहाँ मारूंगा तो मैं यहाँ, वो हाजीपीर में भी तो यही किया था। तो इन्होंने एक्चुअल वेस्टर्न कमांड से, उस टाइम नॉर्दर्न कमांड नहीं होता था, वेस्टर्न कमांड से क्लियरेंस नहीं ली है उन्होंने, लेकिन 4 राजपूत और मेरे ख्याल से 1 गार्ड थी, कौन सी एक गार्ड यूनिट थी, ये 2 पलटनों ने कमाल कर दिया वहाँ पे। वो जाके पहले तो 4 राजपूत ने इनके 2-3 पोस्ट खाली कर दिए। हमारे एक मेजर साहब भी मारे गए थे उसमें, काफ़ी लोग, वी हैड कैजुअल्टीज उसमें। फिर गार्ड वाले भी, फैंटास्टिक परफॉर्मेंस थी कारगिल के आसपास। तो हमने जाके वहाँ पे ये 2-3 मेजर पोस्ट कैप्चर कर लिए, जो हाईवे के उस तरफ थे, जो पाकिस्तान के पहले उनके पास थे। तो जब ब्रिटिश हैरल्ड विल्सन, जब ब्रिटिश ये एक एज अ पनिशमेंट, एज अ रिटेलिएशन था जो रन ऑफ कच्छ में हुआ था। डायरेक्टली आप बोलो ना बोलो, पर इन्होंने कहा कि ये हमसे इंटरफेयर कर रहे हैं, हम करेंगे। और इन्होंने कोई ऐसे सरकार से कोई क्लियरेंस नहीं कर दिया। उसके बाद लोग काफ़ी खुश हुए, क्योंकि पहली बारी कारगिल में इनकी थोड़ी ठुकाई हुई, नहीं तो हमेशा अग्रेसर यही थे। तो चलो जो भी हुआ वहाँ पे, उसके जो 4 राजपूत के पूरे रिकॉर्ड मेरे को मेजर बाद में ब्रिगेडियर डीपी नायर से मिले थे, जो उस लड़ाई में थे। और उसके बाद जब ब्रिटिश ने सीज फायर किया, उन्होंने कहा कि ये इंटरनेशनल कोर्ट पे जाएगा ये, और जहाँ आप हो वापस आ जाइए रन ऑफ कच्छ में। और कारगिल के पोस्ट भी इन्होंने विकेट करवा दिए और वापस दे दिए पाकिस्तान को। ये 65 की बात है। सब कारगिल की बात करते, सब सोचते हैं कि सिर्फ 1999 में जो कारगिल युद्ध हुआ, 71 में भी कारगिल में वही फाइटिंग हुई है जो 65 में हुई है, और 47-48 में भी हुई है। तो कारगिल में युद्ध पर युद्ध हो रहे हैं। और ये हमने उनको वेकेट कर दिए और वापस दे दिए, क्योंकि इन्होंने जब बोला कि इसका सीज फायर करो तो हो गया। और सीज फायर के बाद हमारा एक प्लान था, ऑपरेशन अब्लेज, जिसमें लाहौर को और सियालकोट को, इनको टेक ओवर करने की या रन ओवर करने की एक प्लान था। अब्लेज जो था वो एक्चुअली रन ऑफ कच्छ की फाइटिंग का एक्सपेंशन के उस तरफ से देखा जा रहा था, कश्मीर की तरफ से नहीं देख रहे थे। जब इम्प्लीमेंटेशन हुई वो कश्मीर से हुआ, लेकिन उस टाइम जब बिफोर द ब्रिटिश गॉट इन्वॉल्व, हैरल्ड विल्सन गॉट इन्वॉल्व, उसके पहले इन्होंने कि अब अगर ये रन ऑफ कच्छ की फाइटिंग आउट ऑफ कंट्रोल चली जाएगी तो क्या करना पड़ेगा। तो उस टाइम उन्होंने, शास्त्री जी इन चीज़ों में बहुत क्लियर थे। उन्होंने कहा देखिए, अगर आपको बॉर्डर, अगर ये आपको यहाँ पे छेड़ रहे हैं, रन ऑफ कच्छ में छेड़ रहे हैं, अगर आपका वो आपको नहीं सूट करता वहाँ पे फाइट करना, आप जहाँ लड़ना चाहते खोल दीजिए फ्रंट, मैं आपका हाथ पकड़ूंगा। आई विल, पॉलिटिकल विल उनकी तरफ से बिल्कुल कड़क थी। उन्होंने कहा आपको जो करना करिए। तो उनके जो कमांडर्स थे उनको भी बड़ा कॉन्फिडेंस आ गया। तो ये 65 का ये पूरा तमाशा हुआ। और ऑफ अब्लेज की भी बहुत सारी कहानियाँ हैं जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उस टाइम पे सबसे पहले तो आप लाहौर और सियालकोट का जो सेक्टर है उसको आपको दोआब के उसमें डिवाइड करना पड़ता है। एक रचना दोआब है। दोआब का क्या मतलब है? जो नदियों के बीच में जो ट्रायंगल बनता है। तो रचना हो गया आपका रावी और ये चेनाब, तो उसको आप रचना दोआब कहते हो। और नीचे वाला हो गया आपका रावी और ब्यास। तो ये दोनों इस पे पूरा, और ये डिवाइड होती है रावी नदी से। हमारी तो बाउंड्री भी रावी के साथ साथ चलती है ना। थोड़े से हमारे तरफ डेरा बाबा नानक पाकिस्तान का इस साइड में इंक्लेव है, हमारे भी उस साइड में थे थोड़े गांव रह गए थे। वो रेडक्लिफ किसी भी कैसे उन्होंने बनाई थी वो सिर्फ रेडक्लिफ जी जवाब दे सकते। लेकिन ये पूरा जो एरिया था, इसमें ऑपरेशन अब्लेज में, इसमें पहली बारी जो मेन रिफ्ट हुआ है
चौधरी और हरबख्श सिंह के बीच में। हरबख्श सिंह का कहना था कि मेरी पूरी फोर्स लेके मैं जाऊंगा लाहौर को, आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट सियालकोट, वो देखी जाएगी, क्योंकि आप जैसे ही मेरे को 2 हिस्सों में बांट दोगे, मैं रावी मेरे लिए ऑब्स्टिकल बन जाती है, ठीक है ना। लेकिन जनरल चौधरी का जो कहना था कि नहीं, हम उनको आर्मर के साथ वहां पे थ्रेटन करेंगे, वो भी आर्मर्ड ऑफिसर थे, उन्होंने 1 आर्मर्ड डिवीजन कमांड की थी, तो उनका थिंकिंग अलग था। उसके लिए 1 कोर, अच्छा 1 कोर उस टाइम एग्जिस्ट नहीं करती थी, हाँ, एकदम वो सब क्रिएट हो रही थी धीरे धीरे। और उन्होंने ये दोनों का जो क्या कहता हूँ टैक्टिकल अप्रोच था ना, ये ऑपरेशन अब्लेज में बहुत क्लियर हो गया, ठीक है। पर ऑपरेशन अब्लेज में एक और चीज हुई जो मेरे ख्याल से हमको बात करनी चाहिए। जो निरंजन प्रसाद थे मेजर जनरल, जो नामकाचू में जिमीतांग में थे, और जब वो वापस आए थे जिसको बोगी सेन ने सैक किया था, ये 15 डिव के कमांडर थे, उनको रीइंस्टेट कर दिया गया था, और ये 15 डिव के जीओसी थे। और ये ऑपरेशन अब्लेज में घड़ी घड़ी बोलते रहे कि आप लोग ये लाहौर की लाइन तो बना रहे हो ग्रैंड ट्रंक रोड के साथ साथ, लेकिन इसमें विदाउट एयर कवर, बिना हवाई जहाज, विदाउट वायुसेना के हम यहाँ पे मारे जाएंगे। ना तो चौधरी ना हरबख्श सिंह ने इनको कोई भाव दिया उस टाइम। और एक और कैरेक्टर भी इस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है लेफ्टिनेंट जनरल जोगिंदर ढिलन। तो ये जो थे, इन्होंने ये एयरफोर्स का जो एंगल था, इस पे इन्होंने 62 की तरह ही यहाँ पे भी 65 में भी ऐसे बात कर रहे थे जैसे एयरफोर्स है ही नहीं हमारे पास। अब मैं एक और चीज बताऊंगा आपको। निरंजन प्रसाद जो थे, उनका करियर बड़ा इंटरेस्टिंग है। अच्छा, वो पहले आर्मी में थे, ठीक है। फिर जब मेगतीला की लड़ाई हुई है आराकान में, ये गए थे फॉरवर्ड एयर कंट्रोलर के रोल में, जहाँ पे वो हरिकेन और स्पिटफायर्स को, फॉरवर्ड एयर कंट्रोलर का काफी खतरनाक और सबसे डेंजरस का, जैसे आर्टिलरी के फॉरवर्ड ऑब्जर्वर्स होते हैं, ये ग्राउंड में होते हैं, और ये एयर स्ट्राइक्स को बुलाते हैं कई बार अपने सिर के ऊपर, इस एरिया, ये बॉम्ब लाइन है, इस पे आप गिराइए, इसको अटैक करिए, ये करिए, क्योंकि पायलट्स को तो बहुत कम दिखाई देता है ना उस स्पीड पे। इनकी परफॉर्मेंस मेगटीला में बहुत बढ़िया रही, कैप्टन या मेजर थे मेरे ख्याल से। यहाँ तक कि एयरफोर्स इतनी इंप्रेस हुई इनसे कि इन्होंने इनको बोला कि आपको हम RIAF में ले लेते हैं। तो ये एयरफोर्स कन्वर्ट हो गए, और ये इन्होंने जाके 8 स्क्वाड्रन कमांड भी किया है, जो वल्टी वेंजेंसेस का था, ठीक है। तभी आप उनकी फोटोज वगैरह देखो, उन्होंने वो RIAF का वो विंग्स भी लगाए हुए, ठीक है, क्योंकि वो पायलट थे। फिर वो वहां से वापस आ गए फौज में। 47-48 की जब लड़ाई हुई है शैला टैंक की, जहाँ पे हमने रेडर्स को पहली बार ही ठोका है, बारामूला की इस तरफ पट्टन के पास एक जगह है शैला टैंक, जहाँ पे महाराजा का होकसर लेक वगैरह आ जाती है, होकासर लेक वगैरह आ जाती है, वहाँ पे इनका एम्बुश हुआ था, जहाँ पे रेडर्स, उसके बाद वो ऐसे भागे कि वो उरी तक नहीं रुके थे। उसमें जहाँ टेम्पेस्ट यूज किए थे हमने, हमारे पास 2 या 3 टेम्पेस्ट थे ये श्रीनगर में, जिनमें हम डेकोटा से एक्स्ट्रा फ्यूल डाल के उड़ाए थे। उसके लिए भी निरंजन प्रसाद फॉरवर्ड एयर कंट्रोलर का रोल प्ले किया था उन्होंने। तो उनका जो करेज का जो फैक्टर है ना, वो उस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, क्योंकि ये आदमी घड़ी घड़ी अपने आप को प्रूव भी कर चुका था। नामकाचू में ये क्या करते हैं, इनके ऊपर तो आपने नया को कमांडर बढ़ा, ये 4 डिवीजन के GOC थे। 4 अक्टूबर को आपने जिस दिन ये चाइना के साथ ये प्रॉब्लम हुई है सितंबर में, जब ये ढोला पोस्ट पे आए हैं, तो आपने एक नया फॉर्मेशन क्रिएट कर दिया तेजपुर में, 4 कोर, जिसके आपने कोर कमांडर बना दिया BG कॉल। तो ये GOC का रोल, अब 4 कोर में एक ही तो पलटन थी, और एक ही तो ब्रिगेड थी उस टाइम, 7 ब्रिगेड, और एक उस साइड में बैठी हुई थी। अब वो कोर कमांडर आ गया, तो फिर GOC का क्या रोल है भैया इसमें? वो तो कॉल साहब तो बिल्कुल वहाँ नाले तक पहुंचे हुए थे, ठीक है, वो हर एक डिसीजन वही ले रहे थे। ये भी बाई स्टैंडर्ड थे, जॉन डाल्बी साहब भी बाई स्टैंडर्ड, सभी बाई स्टैंडर्ड हो गए ना, जब कोर कमांडर खड़ा हुआ है वहाँ पे। कोर कमांडर को कोई मतलब नहीं है फॉरवर्ड पोस्ट की, वो तो फिर ब्रिगेड कमांडर की लड़ाई है, तो CO की लड़ाई, उनको लड़ने दो ना। तो इनका जो हेडक्वार्टर था, जब नामकाचू नदी आती है, वो नामग्यांगचू से मिलती है,
और वो जैसे थोड़ा इस साइड पे जिमीतांग पड़ता है जहाँ पे डिविजनल हेडक्वार्टर था। इनको 2 दिन लगे थे वापस आते हुए। जिस दिन वो बुमला का अटैक हुआ उस टाइम बोगी सैन ने उनको वहीं पे समरेली सैक कर दिया कि यू आर फायर्ड। ठीक है, अब यही ऑफिसर 15 डिवीजन का यही कहानी फिर से कह रहा है घड़ी घड़ी। ये लाहौर में थे बेस्ड, नहीं 15 डिवीजन, 15 डिवीजन अमृतसर, लाहौर हाँ सॉरी अमृतसर में। तो इन्होंने ये बोलते रह गए। इन्होंने कहा ये आप लोग क्या कर रहे हो। और उन्होंने अपने नोट्स में कहीं लिखा हुआ है कि ये वूली हेडेड अटैक प्लान बना रहे हैं और ये कभी नहीं चलेंगे। और उस टाइम पे ये भी अप्रिशिएट करने वाली बात है कि जब 3 जाट गई है अंदर, तब उनको बोला था कि कनाल जो हमको टेक ओवर करना, इचुगल, तो उसमें ना तो इनके पास मैप था, कुछ भी, कोई भी इंटेलिजेंस, और यहाँ अभी थोड़ा सा बिल्डिंग कहाँ पे है कुछ भी नहीं था। आप ही के व्यूअर्स ने पिछली बार ही बोला था थोड़ा सिस्टमेटिकली जाना, तो थोड़ा सिस्टमेटिकली चलो। मैं अभी इसी पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ इनके पास। अब जोगिंदर ढिलन जो थे, जो कोर कमांडर थे, वो इंजीनियर ऑफिसर थे। उनको ये तक नहीं मालूम था कि ये चुगल कनाल कहाँ है, क्या है, कैसे है, किसी को नहीं मालूम था। 0 ह्यूमन इंटेलिजेंस, सैटेलाइट इमेजेस तो थी ही नहीं कि हाँ जी ये चुगल कनाल है। पाकिस्तान की पूरी डिफेंसेस चुगल कनाल पे थी, जिसके पैसे हमने भरे थे। चुगल कनाल जब उन्होंने डिफेंसिव बनाई है, लाहौर का मेन डिफेंस उस पे, उसका जो वेस्ट बैंक है वो हायर है, उसके ऊपर उन्होंने पूरी लाइन में पिल बॉक्सेस बनाए हुए हैं जिनमें मशीन गन टैंक्स होगा। और ये लो तो अब उसको आप अटैक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। उसके 3-4 पुल थे। उनको ये भी नहीं पता था कि पिल बॉक्सेस कैसे हैं। नहीं वो तो उनको, जब आपको पता ही नहीं पिल बॉक्सेस है तो कैसे हैं का तो सवाल ही नहीं उठता ना। चाहे आप बरकी देखिए, जहां पे भी ये चुगल कनाल थी वो ऐसे पूरी फोर्टिफाइड थी और पाकिस्तान की डिविजन वहां बैठी हुई थी और उनके जो अर्ली वार्निंग एलिमेंट्स थे वो इस साइड में थे, क्योंकि पाकिस्तान को डेप्थ नहीं है ना। चुगल कनाल 7-8 किलोमीटर अंदर है। इंडिया का अटैक आएगा तो 7-8 किलोमीटर तो कुछ नहीं है, वो तो ले लेंगे। ठीक है, तो इनका पूरा डिफेंसिव प्लान इचुगल कनाल पे बना हुआ था। यहाँ तक कि हमारे पास एक नक्शा नहीं था। पर सबसे अमेजिंग बात यह है कि जगीनाथ, जो 62 में एमवीसी मिला था उनको, जिन्होंने अपने कैनबरा में क्रिस क्रॉस करके सब फोटोज ली थी। हमने पिछली बार भी उनके बारे में बात की थी। पूरे लद्दाख सेक्टर में और अरुणाचल में, नेफा में उन्होंने सारे फोटोग्राफ्स लिए, सब कुछ लिए हुए थे, सब कुछ दिया हुआ था। अब उनको बोला गया कि इचुगल कनाल की फोटोग्राफ्स लेके आइए। लेकिन जिस दिन बोला गया उस दिन तो अटैक कर दिया था। नहीं, यू आर रॉन्ग। 5 तारीख को, 5 सितंबर। यू आर रॉन्ग, बिकॉज मैंने देखी हुई है फोटोग्राफ्स। जगीनाथ अभी 1 साल हो गया उनको गुजरे हुए। वो मेरे साथ, उन्होंने मेरी 62 की किताब भी उन्होंने ही रिलीज की थी बॉम्बे में। मेरा उनसे कई बारी बातें होती थी। उन्होंने मेरे को 65 में मैंने वो फोटोग्राफ्स भी डाली हुई। इनको भेजा गया इचुगल कनाल की शॉट्स लेने के लिए। ये 11,000 की फुट पे उनको पूरी इचुगल कनाल के ऊपर से फिर डाइव डाउन, उसकी पूरी फोटोज वगैरह ली, वापस आए। कैनबरा में एक ऑरेंज पटर या पुतर होता था, वो बीप करने लग जाता है अगर आपके पीछे फाइटर लग जाते हैं। वो सब ड्रामा वामा हुआ, ये वापस आ गए। इन्होंने सारी नहीं, वहां पे ये ड्रामा बताना भी जरूरी है कि अपने ही पीछे लगे हुए थे फाइटर्स, क्योंकि भाई साहब किसी ने बताया ही नहीं था कि हमारे जा रहे हैं वहां पे। वो तो टॉप सीक्रेट होता है ना हमेशा, तो हमारे स्क्रैम्बल हुए थे। अब इन्होंने जो फोटोग्राफ्स लेके आए हैं, ये जो ड्रामा हुआ है वो तो हवाई जहाज में ऊपर जो ड्रामा हुआ। अब इन्होंने फोटोज लिए, अब किताब खोलिए आपको दिखेगा, उसमें चौहान को ये फोटो दिखा रहे। चौहान फोटोग्राफ देख रहे हैं वो मैग्नीफाइंग ग्लास के साथ, और वो फोटोग्राफ कहाँ जाती है? चौधरी साहब के ब्रीफकेस में। चौधरी साहब क्या करते हैं उनके साथ, भगवान जाने, क्योंकि ना तो आपके कोर कमांडर के पास, ना आर्मी कमांडर के पास, किसी के पास वो फोटोग्राफ नहीं आती। आपके जो फॉरवर्ड अटैकिंग, आप 3 जाट की बात कर रहे हैं डोगराई में, उनके सपोर्ट में तो ये थे ना, ये सिंध हॉर्स वाले। उनमें मेजर ब्रिजेंद्र सिंह, उनको गुच्चन कहते हैं, बहुत ही उस टाइम सेकंड लेफ्टिनेंट, उनकी परफॉर्मेंस फैंटास्टिक थी। उन्होंने 2-3 पैटर्न भी उड़ा दिए थे शर्मन से। उनसे वो जो बता रहे हैं, हम वो कहते हैं हमारे शर्मन तो स्टार्ट भी नहीं होते थे भैया, हमको उनको टो करना पड़ता था। और हमने पूरे पहले से पोजीशंस बनाई हुई थी, उसको टो करो, अगर ज़्यादा चलाओगे तो ओवर हीट हो जाएंगे। उनकी तो गन्स भी पैटर्न के सामने कुछ नहीं थी। तो कहते हैं हमने जब मैप्स मांगे, सब हमारी तरफ देखने लगे कि तुम क्या मांग रहे हो।
एक है मेजर जनरल डीके मेहता जो डेक्कन हॉर्स में थे, वो एक दूध की गाड़ी में गए थे सिविल क्लोथ पहन के देखने। वो बिल्कुल हाँ, वो कह रहे हैं मेरे को, हमको पहली बार ही हमको वहां जाके पूछ रहे पुलिस वालों को, भैया ये इचुगल कैनाल है क्या? वो कहते पता नहीं साहब, उसे नाला शाला आएगा, आगे जाओ देख 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 देख। ये ह्यूमन इंटेलिजेंस थी, जो जीरो इंटेलिजेंस ऑन इचुगल कैनाल। हमारा तो बर्की में हमारी एक सिख जो 2 सिख का जो अटैक हुआ है, पहले दिन तो ही इचुगल कैनाल पहुंच, सब रीचार्ज की बात कर रहे हैं। उस पे आएंगे, वहां जाके स्विमिंग करके आ गए ये लोग। उस पे आएंगे, लेकिन वापस चलते हैं, क्योंकि ये जो ऑपरेशन एग्जीक्यूट हुआ, ऑपरेशन अब्लेस, अब्लेस वो नहीं था, अब्लेस तो प्लान था ये एक, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं हुआ क्योंकि सीज फायर हो गया था। उसके बाद जो चीजें आती हैं, ये सारा प्लान में चल रहा है, ये प्लानिंग में हो रहा है। और वैसे भी हम नरेंद्र प्रसाद की बात कर रहे हैं, इन्होंने साफ साफ बोल दिया था कि ये प्रॉब्लम आएगी आपकी। और इसमें 2 चीजें, एक तो नरेंद्र प्रसाद ने आपको पूरा ये पॉइंट आउट किया, तो दूसरी बात ये थी कि जो रिफ्ट हरबख्श और चौधरी के बीच में था, वो काफी क्लियर हो गया था उसी टाइम। अर्जुन सिंह भी आते थे इन मीटिंग्स में। नो, एक और पॉइंट आपको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सबसे बड़ी बात ये है, अर्जुन सिंह और जो नेवी के चीफ थे, एडमिरल, वाइस एडमिरल थे उस टाइम, और ये भी एयर वाइस मार्शल थे, एयर मार्शल थे, एयर चीफ मार्शल नहीं थे ये 3 स्टार थे दोनों, एयरफोर्स के और नेवी के 3 स्टार थे। चौधरी 4 स्टाफ थे, और चौधरी की सीनियोरिटी इनके ऊपर 4 या 5 साल की नहीं थी, 4 या 10 साल की थी। वो तो अंकल स्टेटस हो गया आपका। ये मैं फौज की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे एक आईसी नंबर आपका अलग होता है। आप और मैं एक ही कोर्स के हैं, आप मेरे से 1 नंबर आगे थे, मैं आपको जिंदगी भर सर 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 करूँगा, आपसे पंगा नहीं लूँगा। लेकिन ये 10 साल की बात कर रहे हैं, तो चौधरी साहब तो अपने ही ऑर्बिट में घूम रहे थे। ठीक है, तो जहाँ पे अर्जुन सिंह भी आते थे, अर्जुन सिंह तो वेरी वेरी फाइन ऑफिसर, पर ये किसी को बात ही ना करना थी, ये अपने चौधरी जी। एयरफोर्स की भी डिसीजन जो ट्रम्प के ऊपर हुई है, उस पर आएंगे बाद में, उसी पे आते हैं ऑपरेशन। नहीं, अभी आप कह रहे हो ना सीक्वेंशियली, लेट्स गो। अभी तो वो अब्लेस चला गया, अब आता है गिब्राल्टर। हाँ, अब यहाँ पे अब आ गए वापस गिब्राल्टर। अब आ जाइए वापस भुट्टो के पास। ठीक है, तो ये आपने बताया कि भाई ये माओ ने प्लान बताया, वो तो अब इनकी आपस में जो बात हुई है, इसको पहले तो ये बताइए कि ये ऑपरेशन था क्या। हाँ, तो मैं बता रहा हूँ ना। तो अब क्या हुआ, भुट्टो जी अयूब से डिस्कस किया नहीं किया, भगवान जाने। पिछली बार वो एक जिन्ना जी बोल दिया था, उसके ऊपर कमेंट, ये सब जी है मेरे हिसाब से। जो आपसे एज में बड़ा है उसको जी कर दीजिए, अब वो चाहे गधा हो चाहे कुछ हो, वो तो व्यूअर डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करता है। जब आप फौज में पले और बॉर्न होते हो ना, हर एक चीज़ को सर सर करने की आदत है। और वैसे भी जी बोलने में क्या हर्ज है, जिना है जिना जी, और क्या मैं क्या बोलूं। अच्छा चलिए, तो अब ये मैं क्या कह रहा था। हाँ, तो अब इन्होंने क्या किया, भुट्टो पहले इनको कोई सपोर्ट नहीं मिला अयूब से, कोई सपोर्ट नहीं मिला ये मूसा से, लेकिन फिर आप ओवरऑल पिक्चर अपने हेड में पेंट करिए। जब इतना सारा अमेरिकन इक्विपमेंट आ गया था, तो जो एग्जिस्टिंग वर्ल्ड वॉर 2 का जो ब्रिटिश इक्विपमेंट था वो कहाँ गया? वो तो अब रिडंडेंट हो गया ना, सारी ली एनफील्ड राइफल्स और ये और वो और ये जितने भी मोटर शॉटर्स, क्योंकि अब पूरा सिस्टम बदल गया। लेकिन आपके पास एक ह्यूज कैचमेंट ऑफ वेपन्स था। तो ये आपका कश्मीर में आ गया। इन्होंने कई सारी वहाँ पे ये कश्मीर सेल बनाई थी, वो उनका चल रहा था। और भुट्टो जी और उनके जीओसी कौन थे जो उन्होंने सैक किया था, अच्छा में उसका नाम है मलिक। तो भुट्टो जी और मलिक जी साथ बैठ गए। फॉरेन मिनिस्टर आपका उनके पास जा रहा है घड़ी घड़ी, और इन्होंने बैठ के प्लान बनाया है ऑपरेशन गिब्राल्टर, जो चाइनीज ने इनको सजेस्ट किया था। जब ये आए थे वापस माओ को मिलके, इन्होंने अयूब से बात की थी। अयूब ने कहा था रबिश, तुम इसमें मत। उनका एक ही ये होता था कि क्या ये पूरा फुल फ्लेज्ड वॉर में कन्वर्ट हो सकता है, अगर हो सकता है तो नहीं करेंगे। अगर हम तो अयूब वाज नॉट गिविंग हिम द बॉम्ब।
अब मलिक और इन्होंने बैठ के पूरा प्लान बनाया है कि ऑपरेशन गिब्राल्टर, इसमें इन्होंने 7 या 8 और 9 या 10 कॉलम्स बनाई, सबको अच्छे अच्छे नाम दिए, गजनी जी और जितने भी इनके जितने भी इन्वेजन हुए थे इंडिया में, इन्होंने सबको ये वाला ग्रुप, ये वाला ग्रुप, ये वाला ग्रुप, और बहुत अच्छा प्लान था। एक कॉलम जा रही थी आपकी छम की तरफ, एक कॉलम जा रही थी आपकी मीरपुर और इस साइड में, एक कॉलम जा रही थी पुंछ की तरफ, एक कॉलम जा रही थी, ये आपको अजय रायना ज़्यादा डिटेल्स एग्जैक्ट देंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या वहाँ पे, क्योंकि उनका रिसर्च इस पे बिल्कुल ही फर्स्ट क्लास है। तो लगभग 10-12 ये इन्वेजन एक साथ हुए चारों तरफ से, और एक कारगिल को और लद्दाख को, उधर से ऊपर कारगिल को भी कटा, पूरा का पूरा जो बॉर्डर है, एक कॉलम इधर जा रही 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 है। अच्छा, अब इंडिया के जितने भी राइटर्स हैं उन्होंने सबने कहा था कि इनकी जो टोटल स्ट्रेंथ थी वो करीबन 30,000 थी। ये मैंने किताब में क्वेश्चन किया है। पाकिस्तान कहता है कि नहीं, हमारे 6,000-7,000 आदमी थे। 6,000-7,000 भी बहुत होते हैं, लेकिन मेरा जो एस्टिमेट है वो कैलकुलेशन अगर मैथमेटिक्स करो के देखे, उसमें करीबन 12 या 15,000 के बीच में होगी उनकी टोटल स्ट्रेंथ। उससे ज़्यादा आप सस्टेन भी नहीं कर सकते ना लॉजिस्टिकली और ये सब। तो अब वो सारा कैलकुलेट करिए तो आपका करीबन 10-11 हज़ार, और मतलब एक एक कॉलम आपकी एक इन्फेंट्री बटालियन की स्ट्रेंथ हो गई, इनके पास मोटर्स और रेडियोज और सब कुछ था, रेगुलर फुली इक्विप्ड पार्टीज, और ये आ गए। एक और बात जो हमने मिस कर दी है, क्योंकि ये सीक्वेंस में बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे ये बात करना भी जरूरी है कि हमारे जो सो कॉल्ड बंकर्स थे इन फॉरवर्ड पोजीशंस में, उनकी हालत क्या थी, उनके पास क्या था। देखिए, ये बंकर्स का सवाल नहीं, आपके 2 बल्जेस है वहाँ पे, एक हाजीपीर बल्ज है और एक किशनगंगा का बल्ज है। ये दोनों जो बल्जेस हैं वो हमारे एरिया में पाकिस्तान का काफ़ी इंग्रेस है पहले ही, उनको वहाँ से इन्फिल्ट्रेट करने में बहुत आसान है। वो एरिया बहुत मुश्किल एरिया है, उसको आप आज भी सैटेलाइट्स ये वो करके अभी भी कई सारी उसी एरिया से, अब तो थोड़ा मेरे ख्याल से पूरा फेंस हो गया ये वो, लेकिन ये बहुत ही डिफिकल्ट एरिया है। और अगर वो बल्ज है तो वो आपके एरिया अंदर आके बैठे हुए पहले ही, तो उनको स्प्रिंग बोर्ड मिल जाता है, कुछ भी कर सकते हैं। तो इनका जो इन्फिल्ट्रेशन का जो 2 एरियाज है, एक तो गुरेज किशनगंगा वाला है और एक ये है, तो ये दोनों इनके एडवांटेज में है। और वहाँ पे आपकी जो फॉरवर्ड डिप्लॉयड पलटनें होती हैं उनके बीच में गैप्स होते हैं, उन पे आप उस टाइम तो एलओसी वगैरह बहुत ही अलग थी, अब तो पूरा गार्डेड है। और अब आपकी जितने सिपाही अब लगे हुए हैं, उस टाइम तो परसेंटेज भी नहीं होगा उसका, तो वो गैप से तो ये आ गए अंदर आने में इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी उस टाइम। प्लान क्या था इनका? प्लान ये था श्रीनगर को काटो, इसको काटो, मेहम करो, और जो लोकल पॉपुलेशन है वो उसका पूरा वो। अच्छा, फिर शेख अब्दुल्ला के बर्थडे या कुछ के इन्होंने फिर वो प्रॉफिट मोहम्मद का एक वो बाल के ऊपर भी इन्होंने हजरत बल में पूरा ड्रामा किया था, वो बाल गायब हो गया था ना, वो बाद में था या उसी टाइम, एंड उसी टाइम उन्होंने वो किया था, फिर वो लकीली मिल गया और ये सब। तो ये इन्होंने वो अपराइजिंग हो जाएगी, हम आ जाएंगे जी, हमको देख के कश्मीरी बोलेंगे जी आ गए हमारे जिहादी, हम ये करेंगे वो करें। इन्होंने कहा सबको काट कूट के नाले में डाल देंगे, हमारा कश्मीर हमारा हो जाएगा। तो इनकी ये सारी कॉलम्स अंदर आई है और दे वर नॉट डिटेक्टेड, कि इन्होंने इसको किसी को कोई आइडिया नहीं था कि ये आ रहे। जब ये अंदर आ गए तब गुलमर्ग के पास बकरवालों ने पहले ही रिपोर्ट्स दी हैं, फिर उसके बाद ये सब यूनिफॉर्म में भी थे ना, उनके वो एक लाइट ग्रीन कमीज और वो उनका एक फॉर्म ऑफ फौजी यूनिफॉर्म नहीं थी, लेकिन उनका तो सबको फिर पता चलने लगा कि यहाँ पे भी इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, यहाँ पे भी हो रही है। कई जगह हमारी काफ़ी बुरी हालत हो गई थी, क्योंकि हमारी एक कुमाऊं यूनिट का तो इन्होंने बिल्कुल ही टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, क्योंकि सरप्राइज एलिमेंट भी था और हमारे आउट नंबर भी हो गए थे। अनडिक्लेयर्ड वॉर, ये टेररिज्म ही तो है इन फॉर्म ऑफ, जो अभी हमास ने किया, इन्होंने उस टाइम किया था। ये बड़े एंड दे केम पूरी स्ट्रेंथ के साथ, ऐसी नहीं कि और पाकिस्तान आर्मी की उनका पूरा बैकअप है कि जब इनको शेलिंग वेलिंग करना है बॉर्डर में, उन्होंने इंटेंसिफाई कर देना,
तो आप वहाँ पे अपना सिर नीचे रखोगे क्योंकि गोले गिर रहे हैं चारों तरफ, ये बीच में से निकल गए। जी, ऑपरेशन गिब्राल्टर में दो चीज़ें हुई। एक, ये हरबख्श सिंह का अग्रेसिव स्टांस। दूसरा, जो लोकल पॉपुलेशन थी ना कश्मीर की, वो 1947-48 में जो हुआ था, स्पेशली बारामुल्ला और इस एरिया में जो इन्होंने काफ़ी गड़बड़ की थी, और इस एरिया में भी नहीं, इन्होंने पुंछ और मीरपुर वगैरह इस एरिया में, ये लोग भूले नहीं थे। तो ये ओपनली तो इनके एंटी भी नहीं हुए, लेकिन सपोर्ट में भी नहीं आए, लेकिन इन्होंने बताने लगे कि इनकी एक कॉलम इधर जा रही है, इनके यहाँ छुपे हुए, इनके ये छुपे हुए। तो जो लोकल पॉपुलेशन सपोर्ट जो पाकिस्तान बैंक कर रहा था वो नहीं हुआ, उल्टा ये अपनी फौज को बहुत उससे फायदा हुआ, क्योंकि लोग आके बताने लगे कि जनाब ये तो यहाँ छुपे हुए हैं, जनाब ये इधर से जा रहे हैं, जनाब ये यहाँ जा रहे हैं। तो इनको ये तो इसके बाद मॉपअप ऑपरेशन शुरू हो गया ना, क्योंकि एक बार आपने हाजी पीर ले लिया। हाजी पीर और आपने किशनगंगा, उसकी कोई जिक्र नहीं करता, लेकिन हमने किशनगंगा बल्ज भी कैप्चर कर लिया था। उस पर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग फाइटिंग हुई थी और काफी लोग मरे भी थे उसको टेक दोनों को मतलब एक्चुअली हाजीपीर में कैजुअलिटीज बहुत कम हुई है इनिशियली। जब इनके काउंटर अटैक्स आए वो बात दूसरी है, लेकिन जब वन पैरा मेजर रंजीत सिंह दयाल, जो राजपूत रेजिमेंट के कर्नल ऑफ द रेजिमेंट, माय फादर टुक ओवर, उन्हीं से टेक ओवर किया था बाद में। तो इन्होंने जब गए, इसमें 3-4 और भी यूनिट्स, इसमें फिर से 4 राजपूत जो वहाँ पे कारगिल में भी इन्वॉल्व थी, ये भी इन्वॉल्व थे, और ये 3-4 पलटनों ने बहुत बढ़िया वहाँ पे परफॉर्मेंस की। लेकिन ये इंड्योरेंस की बात थी, ये पहुंच गए हाजीपीर में, वहाँ पे उनके थोड़े से ही आदमी थे, और वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि यहाँ पे हाजी पीर पे अटैक होगा। पर एक बार हाजीपीर गिर गया ना, पूरा इक्वेशन बदल गया, और तभी आपका हुआ ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम। और एक बार हाजीपीर, सिर्फ हाजीपीर नहीं, इसमें एयरफोर्स का भी काफ़ी रोल आ गया, क्योंकि उन्होंने मी 8s को मशीन गन्स लगा लगा के फिर इनकी जितनी भी ये टुकड़ियाँ इधर उधर आई हुई थी, इनको सबको सॉर्ट आउट करना शुरू कर दिया। पर एक बार बंदे को मालूम है ना कि मेरा वापसी का रास्ता गया, आधी तो लड़ाई उसकी वहीं फुस हो जाती है, क्योंकि वो सोचता है ना कि वो आते क्यों हैं, वो आते इसलिए हैं कि हम औरतें उठाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, वापस ही नहीं जा सकते, तो बच्चों अब कहाँ जाओगे। तो ये तो सब ये तो ठुक गए। पर पूरा एम्फेसिस अब पाकिस्तान को कुछ करना था, डेस्परेटली उन्होंने किया ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम, फिर उन्होंने नी जर्क रिएक्शन मारा है। तो उनका ये ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम एक तो क्या है, और उनका ऑब्जेक्टिव क्या था कि पूरा छंब वाला जम्मू तो नहीं, लेकिन छंब से पूरा राजौरी तक वो कट ऑफ कर दो आप। वो तो सड़क जाती है ना उधर से, लेकिन उनका वो देखिए ऐसा है, जो चिनाब नदी है ना, कहाँ से आती है? चिनाब आपकी शुरू होती है स्पीति से, स्पीति से जाती है नॉर्दर्न साइड ऑफ द ग्रेट हिमालय की जो रेंज है, उसके वो नॉर्दर्न साइड में चिपकती हुई जाती है ऐसे, उसके चंद्रभागा कहलाती है, चंद्रभागा वो मिलती है, और फिर वो कश्मीर वैली के जो पीर पंजाल के नीचे से जाती है, और फिर पहुंच जाती है अखनूर। अखनूर में आके वो वहाँ पे एक पुल है, जो आपका ये राजौरी पुल की जो हाईवे है, वहाँ से वो नदी डिसगॉज करती है इनटू द प्लेन्स में आ जाती है, तो उसकी जैसे उंगलियां खुल जाती हैं। और ये जो आपका चिनाब का है, और ऊपर ये जो है ये पीर पंजाल का जो पूरा रेंज है, वो कंटिन्यू, वो टोटी हाइट्स कहलाता है। तो वो जैसे बोतल का नेक होता है, फिर वो खुलता जाता है, खुलता जाता है, खुलता जाता है, और फिर आप आ जाते हो, उसका जो नीचे का हिस्सा है वो पंजाब का बॉर्डर है, वो इंटरनेशनल बॉर्डर था, वहीं से आपका जम्मू एंड कश्मीर का लाइन ऑफ कंट्रोल शुरू हो जाता था। अभी तक जो भी छेड़खानी हो रही थी लाइन ऑफ कंट्रोल पे हो रही थी, इनकी एक कॉलम उस एरिया में भी आई थी, लेकिन इन्होंने आईबी पे इन्होंने हाथ नहीं लगाया था। और आईबी किसके पास थी कंट्रोल? पंजाब पुलिस के पास। 1-2 इन्फेंट्री यूनिट्स थी वहां पे, पर मेनली पूरा ये बॉर्डर वहां से लेके राजस्थान तक सब पंजाब पुलिस और ये राजस्थान पुलिस और ये सब लगे हुए थे वहां पे। उस टाइम बीएसएफ नहीं थी ना, बीएसएफ तो 65 के बाद क्रिएट की गई। अब इनको कुछ करना था, इनको लगा कि हाजीपीर गया, इन्होंने काउंटर अटैक्स वगैरह मारे, उसे कोई सक्सेस नहीं हुआ इनको। इन्होंने अब सोचा अब क्या करें। अब मलिक साहब की आग लगी हुई थी, क्योंकि इनका गिब्राल्टर फेल हो गया था, और इन्होंने अपने ही इनिशिएटिव भुट्टो जी के साथ किया था। अब इनको कुछ करना था जो ड्रामेटिक था।
अब मेरा मानना ये है, और मैंने 65 की किताब में इसका जिक्र भी किया है, मैंने कहा है कि इन्होंने ये जो ग्रैंड स्लैम का प्लान है ना, ये पहले से बनाया हुआ था। ये नीजक रिएक्शन नहीं था, लेकिन ये इस एरिया के लिए नहीं था। मेरे हिसाब से ये पूरा प्लान इन्होंने फजिल्का के आसपास उस एरिया के लिए था, क्योंकि वो वहाँ पे ये अपना सतलज और ब्यास के नीचे से वहाँ से कट मारेंगे उस टाइम। अगर आप देखिए वो एरिया बिल्कुल ही अनडिफेंडेड था इन मैनर ऑफ स्पीकिंग। और ये जो प्लान इन्होंने वहाँ से उठा के यहाँ डाल दिया है, यहाँ पे इन्होंने 2 या 3 ये पैटर्न की यूनिट रेजिमेंट्स लेके इन्होंने कहाँ से क्रॉसिंग की है, इन्होंने इंटरनेशनल बॉर्डर से क्रॉसिंग की है। इंटरनेशनल बॉर्डर अभी तक सैक्रोसेंट था, उसको इन्होंने किसी ने उसको क्रॉस नहीं किया था। अभी आ गए इनके दो आर्मर्ड रेजिमेंट्स यार, और आर्टिलरी का क्या सपोर्ट था वहाँ पे, ठाठा ठाठा। और ये इन्होंने जब ये लॉन्च किया तब हमारे लोग जो वहाँ पे डिफेंसेस ज्यादा स्ट्रांग नहीं थे, क्योंकि एक एस्टिमेशन ये था कि यहाँ पे तो क्रॉस करेंगे ही नहीं। आईबी पे अभी तक इंटरनेशनल लॉ था, उसमें तो कोई कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं था ना, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर को ही अलग ट्रीट करते थे। वहाँ पे मेरे ख्याल से सिख अलाई थी और पंजाब पुलिस की पोस्ट थे। तो ये ऐसी तबाही हुई पहले तो, क्योंकि ऐसी हेवी शेलिंग हुई है। और ये लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये देखो टैंक्स आ रहे हैं कि ये बिल्डअप हो रहा है। रॉय साहब थे वहाँ पे। रॉय साहब तो अपना 20 लांसर्स के थे, लेकिन उनकी कहानी अभी आते हैं उस पर जब ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि ये बिल्डअप हो रहा है 15 कोर कह रही है तुमको सपने आ रहे हैं, यहाँ कुछ हो ही नहीं सकता, यहाँ है ही नहीं, ये तो इंटरनेशनल बॉर्डर है। और फिर अटैक आया है 1 सितंबर को। अब पाकिस्तान के हिसाब से यह था कि ब्रेकफास्ट एट छम, लंच एट जौरिया एंड डिनर एट अखनूर, जो भी है 60-70 किलोमीटर। और उन्होंने पहले तो जो ओवररन करने थे पोस्ट उन्होंने किए, और उसमें सारी वहाँ से ट्रूप्स विड्रॉइंग, और ये बुरा हाल, क्योंकि बहुत आदमी मारे गए उसमें। सिचुएशन उस दिन बहुत डेस्परेट थी। और टोटी हाइट्स पे हमारी एक ब्रिगेड बैठी हुई थी, और बाकी यहाँ पे 2-3 पलटने थी, और यहाँ पे एक स्क्वाड्रन था AMX टैंक्स का, जो उनके जो कमांडर थे उनका नाम था भास्कर रॉय। वो मेरे स्कूल के, उनका बेटा मेरे साथ था बाद में। और ये ऑफिसर इसको महावीर चक्र दिया गया था लड़ाई के बाद, और वो 65 की लड़ाई के बाद एक एक्सीडेंट में नीफा में ख़त्म हो गए थे। लेकिन इनका जो परफॉर्मेंस था उस दिन बिल्कुल ही आउटस्टैंडिंग था। इन्होंने पहले जब ये रिपोर्ट कर रहे हैं, वीर चक्र के लिए भी रिकमेंड किया गया था ना। अब ये अवार्ड सिस्टम किसी को किसकी, शायद ऐसा कुछ था, आपने मेंशन किया है। अगर किसी को डिजर्व करते PVC, इनको तो मिलना चाहिए था, क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया रही थी। तो इन्होंने क्या किया था, जब ये रिपोर्ट कर रहे थे पहले कि देखो ये ऐसे 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 यहाँ से उनके ब्रिगेड कमांडर मेरे ख्याल से ब्रिगेड मोहिंदर सिंह थे, और 10 डिव तो उस टाइम थी नहीं, वो भी पेपर पे थी ना। ये 1 कोर क्रिएट हो रही थी, ये उनका हेडक्वार्टर बैंगलोर में बैठा हुआ था उस टाइम। तो ये सारा ड्रामा हो रहा है, और ये AMX टैंक्स फ्रेंच लाइट टैंक्स होते थे। इनकी फायरिंग रेंज पैटर्न के सामने कंपेरेबल भी नहीं थी। उनका मेरे ख्याल से 1500 यार्ड्स था, इनका 1000 यार्ड्स था। 500, वो मैंने गलत बोला है किताब में। उसका किसी ने बाद में पॉइंट आउट किया था कि AMX का रेंज उससे थोड़ा ज़्यादा है, और फिर भी कंपेयर नहीं करता एग्जैक्टली। तो इनका जो अटैक आया, इन्होंने एक तो ये AMX वाली पलटन ये अड़ गए, पर उस दिन शाम तक सिचुएशन बहुत ही डेस्परेट थी। ये पहुंच गए थे जौरिया तक अटैक करते हुए, और उस स्टेज पे एयरफोर्स, भारतीय वायुसेना को डेस्परेट प्ली आई है कि हमको बचाइए। और उसकी कहानी जो है वो भी बहुत ही इंट्रीगिंग है, क्योंकि क्या हुआ था जिस दिन ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम सुबेरे अटैक आया है, उस दिन आर्मी चीफ चौधरी साहब श्रीनगर में थे। ये डॉक्यूमेंटेड है, ठीक है। अब जब ये हुआ, उन्होंने कश्मीर कटोच को बोला कि तुम अब इसको होल्ड करो, मैं जा रहा हूँ दिल्ली, और यहाँ पे अब वहाँ पे देखते हैं क्या करना है। और ये टेक ऑफ करे हैं श्रीनगर से 10 बजे सुबह। पठानकोट रुक गए। फिर ये गए कहाँ? ये गए पठानकोट,
और पठानकोट में ये 2-3 घंटे वहाँ पे इन्होंने क्या किया है वहाँ पे भगवान जाने, लेकिन ये पहुँचे हैं दिल्ली 4 बजे। उसके बाद पूरा डॉक्यूमेंटेड है, वो अर्जुन सिंह के रिकॉर्ड्स, इनके रिकॉर्ड्स, आर्मी हेडक्वार्टर्स के रिकॉर्ड। सीधा एयरपोर्ट से ये लोग भागे हैं वहाँ पे चौहान साहब के पास। चौहान साहब ने बोला है कि क्या करना है। उन्होंने कहा कि वी हैव टू लॉन्च द एयरफोर्स, सिचुएशन बहुत ग्रिम है। उन्होंने कहा गो हेड। अब एयरफोर्स आ गई तो पूरा एस्केलेट हो जाता है ना, किसी और लेवल पे चला जाता है। लेकिन इन्होंने सबसे पहले क्या लॉन्च किए, इन्होंने वैम्पायर्स लॉन्च किए। वैम्पायर्स हमारे एंटिक्वेटेड एयरक्राफ्ट थे, वो 2 ट्विन टेल एयरक्राफ्ट, गुड एयरक्राफ्ट, बट उसको उसके सामने आपके F-86 सेबर के सामने तो कुछ नहीं था। तो हमने 3 वेव्स 4-4-4 की भेजी है वैम्पायर्स की, और उसमें से जो पहला लॉट गया है उसमें से 3 को इन्होंने शूट डाउन कर दिया पाकिस्तानी से, और जो बाकी उसके बाद इन्होंने मिस्टेज भी भेजे हैं। लेकिन ये प्लान किसने बनाया था, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अर्जुन सिंह के सिर पे बहुत सालों तक थी कि आपने वैम्पायर्स क्यों लॉन्च किए। अर्जुन सिंह जो थे ना, वो बहुत जेंटलमैनली आदमी थे। उनको मैंने जब मैं 92 में फिल्म बना रहा था, मैंने इनसे ये क्वेश्चन घड़ी घड़ी पूछा। मैंने कहा सर ये किसकी डिसीजन थी, व्हाई डिड यू लॉन्च वैम्पायर्स, आपने वैम्पायर्स क्यों भेजे, मिस्टेज क्यों नहीं भेजे। तो वो इधर उधर से नहीं, छोड़ दो उसको कुणाल, इसको इसमें नहीं पढ़ते। लेकिन ये डिसीजन मेरे, अगर सर्कमस्टांशियल पुट जॉइन द डॉट्स, ये चौधरी ने ली है। चौधरी का मैं बता रहा हूँ, उनकी सीनियरिटी इतनी ज़्यादा थी कि उनके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता था। ये दिल्ली पहुंचे हैं, उन्होंने 5 मिनट के अंदर ये डिसीजन लिया और वैम्पायर्स हैव बीन लॉन्च। उसके बाद मिस्टेज गए, उसमें एक और गदर थी, क्योंकि अर्जुन सिंह ने ये भी बोला था कि सर वहाँ पे कोई बॉम्ब लाइन नहीं है, हमको ये नहीं मालूम कि पाकिस्तानी कहाँ हैं और हम कहाँ हैं। जब तक आपकी बॉम्ब लाइन डिफाइंड नहीं होगी, आप एयरफोर्स को नहीं लॉन्च कर सकते। करोगे तो आप अपने हमारे, और वही हुआ हमारे काफी तबाही हमारे साइड में भी हुई है, लेकिन उनके साइड में भी हुई है। तो एयरफोर्स का उस दिन का जो रोल है वो बहुत क्रिटिकल था। और उसके बाद तो कहते हैं ना, एयरफोर्स की जो असली फायरवर्क्स अब शुरू होने वाले थे। देखिए, पाकिस्तान कहता है फिजाया, वो अपनी एयरफोर्स को फिजाया बोलते हैं। कहते हैं हम लड़ाई जीत गए थे, हमने हिंदुस्तानी 75 हवाई जहाज उड़ा दिए, हमारे 22 या 23 या 24 या ऐसा कुछ उनके लॉसेज है, विच इज ट्रू। पाकिस्तान के जो लॉसेज हैं बहुत कम है कंपेयर टू अस। हमारे जो इन्होंने हवाई जहाज ग्राउंड पे उड़ाए हैं ना, वो कलाईकुंडा में इधर उधर इन्होंने, दे वर वेरी सक्सेसफुल। हमारा तो, पर जो हमारी डॉग फाइट्स हुई है ना इनके साथ, एयर टू एयर कॉम्बैट, उसमें जो नैट और हंटर ने जो इनकी धुलाई की है ना, ये दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग इट। ये बड़े आराम से, जैसे वो अभी बाबर आजम की साइड अफगानिस्तान के साथ मैदान पे उतरी थी कि उड़ा देंगे, वैसे ही उतरे थे हमारे अगेंस्ट ये 65 में। ये क्या है, ये सारे हंटर, सारा नेट तो दिखाई भी नहीं देता। इनकी साइड वाइंडर्स वगैरह इनको पता भी नहीं चला। इन एरियल कॉम्बैट दे गॉट शॉट डाउन अगेन एंड अगेन एंड अगेन। और पठानिया, कीलर्स, दोनों भाई, वैसे ट्रेवर का जो सबसे पहला क्लेम ट्रेवर को दिया गया था, लेकिन वो पाकिस्तानी पायलट वापस पहुंच गया था। तो आप कई हंटर पायलट्स ने, मेरे को ऑफ द कफ नाम नहीं, गांधी, पिंडाले, दे वर अमेजिंग। और सबसे बड़ा जो एयर एक्शन हुआ है, जिस पहले कई जिक्र ही नहीं था जब तक ये जगन और ये चोपड़ा साहब ने इनका पूरी स्टोरी फिर से रिवीव की। कलाईकुंडा में क्या हुआ, इन्होंने ग्राउंड अटैक मारा है वहां पे, इन्होंने सबको उड़ा दिया, सारे हवाई जहाज पकड़े गए थे बाहर, उसमें हमारे 20-30 हवाई जहाज उड़े हैं। फिर उन्होंने सेकेंड अटैक लॉन्च किया। उस टाइम 2 बंदे थे हवा में, एक था एल्फ्रेड कुक, फ्लाइट लेफ्टिनेंट, और उसके साथ था उनका विंगमैन। और इन दोनों ने, कुक और ये कलकत्ता के डमडम के ऊपर कैप कर रहे थे, वहां से इन्होंने अटैक किया है। और कुक ने जो लड़ाई लड़ी है उस दिन हंटर में वर्सेस सेबर्स, 4 सेबर्स 1 हंटर, दूसरा उनका टेलमैन था, वो इधर उधर हो गया, वो उनको उसकी कहानी भी कुछ अलग थी। कुक ने पहला सेबर शूट डाउन किया, दूसरा सेबर शूट डाउन किया,
एमिनेशन खत्म हो गई और उनके पास रॉन्ग एमिनेशन थी, उनके पास बॉल एमिनेशन थी जो प्रैक्टिस एमिनेशन थी। अगर उनका हाई एक्सप्लोजिव होता तो उड़ा देता चारों को। तीसरे वाले को नहीं मालूम था इनकी एमिनेशन खत्म हो गई है, उन्होंने उसको पूरा चेज किया है और वो भी जाके साला क्रैश हो गया और चौथा हवाई जहाज का बच गया है। अगर किसी को पीवीसी मिलना चाहिए था ना, एल्फ्रेड कुक को मिलना चाहिए, लेकिन उसको फ्लाइट लेफ्टिनेंट की रैंक पे रिटायर हो गया क्योंकि वो थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ बंदे थे, फैंटास्टिक पायलट। उनकी जो उस दिन जो फ्लाइंग हुई है वो तो टेक्स्ट बुक्स में नहीं आपको मिलेगी। कई जगह फनी इंसिडेंट्स भी हुए, मतलब कि जब हवा में है और वो मारने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उनको लगा कि कुछ हो ही नहीं रहा है क्योंकि वो प्रैक्टिस बॉल एमिनेशन वो बाउंस कर जाती है ना, उसको वो हाई एक्सप्लोजिव तो उड़ा देगी ना। नहीं, वो काम भी नहीं किया, जो एक्सप्लोजिव था वो भी काम नहीं किया। नीचे आके जब लैंड किए तो पता चला कि ये तो ऐसे ही लटका रह गया। गलत नहीं, वो फायर हुआ है, उससे भी शूट डाउन हो जाएगा। प्रैक्टिस एमिनेशन इज नॉट डेड एमिनेशन नहीं है। हाँ, पर वो उसका इफेक्टिवनेस कम है। और ये सारा जो खेल था एयरफोर्स का, जो हमारे शूट आउट हुए हैं बैठे बैठे, जब हमने लाहौर में लॉन्च कर दिया, फुल फ्लेज फाइट हो गई, तो आपको तभी डिसीजन ले लेना चाहिए था कि जो भी इनके एयरफोर्स के बेसिस हैं वहां पे अटैक करो, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करनी चाहिए थी। स्ट्राइक तो इन्होंने की ना, वो तो हमने लॉन्च किया ग्राउंड, तो उन्होंने किया है, लेकिन हमको करना चाहिए था। अगर हम अपनी आर्मी भेज रहे हैं, आईबी को वो इलेक्ट करके हम कर दिया है कि भाई अब तो अरियान, ये भी इनका वो जो ग्रैंड स्लैम का मैं बता रहा हूँ ना, वहां पे उन्होंने प्लान बनाया हुआ था। ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक का भी इनका अलग सा पहले से प्री प्लान था। तो इनका 52 हवाई जहाज अटैक करने वाले थे हमारे को। इनके जिस दिन, क्योंकि तब तक ये 6 सितंबर को हमने जब लाहौर फ्रंटियर पर अटैक किया है, इनकी जो जितनी भी सेबर्स हैं उनको ग्राउंड डिफेंस पे जो भेजना पड़ा है, तभी हम बच गए हैं। वो जब इन्होंने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की, क्योंकि प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक में फिर इनके मेरे ख्याल से 52 किया, उनके करीबन 20 या 25 हवाई जहाज यूज हुए हैं और उनका वो इफेक्टिवनेस नहीं था। तभी मैं कह रहा हूँ कि इसका ये पहले से इन्होंने ये पूरा प्लान बनाया हुआ था इसके लिए, पर इसकी अलग का। फिर से ग्रैंड स्लैम पे आते हैं, वहां की कहानी पूरी नहीं हुई है। ग्रैंड स्लैम ठीक जा रहा था इनके हिसाब से, इन्होंने मलिक को बदल दिया लास्ट टाइम पे एकदम से, जब मतलब ये दे वर अबाउट टू अचीव देयर ऑब्जेक्टिव। और ये भी थोड़ा मेरे को आई डिसएग्री। अच्छा, आप वहां जाइए छम की एरिया में, ये कहाँ तक जाते हैं? ये ले लेते हैं, चलो कहते हैं हम, अगर ये 20 लांसर्स के टैंक्स नहीं होते, अगर ये निकल भी जाते जौरिया से, ये आ जाते अखनूर, तो फिर क्या करते हैं? फिर क्या करते हैं? इनका ये आगे का इनका भी तो थोड़ा गेम प्लान होना चाहिए ना। उसके बाद जम्मू राजौरी वाला अगर कट कर, हम थोड़ी ना बैठे रहेंगे भैया। और आपका सरप्राइज एलिमेंट आपको लेके आ जाएगा उधर। हमारे पास 26 डिवीजन बैठी हुई है जम्मू में, आपकी 10 डिवीजन बैठी हुई। उस टाइम तो 10 डिवीजन क्रिएट हो रही थी, एक ब्रिगेड थी 19 जो भी थी, और उसके ऊपर टोटी हाइट्स में सारे बैठे हुए हैं। टोटी, अब जब आप अखनूर पहुंच गए तो जितने भी आपके फ्लैंक पे टोटी हाइट्स पे जो पूरी ब्रिगेड बैठी हुई है, वो आपके पीछे आ गई ना। उनको जब रोल डाउन करके आपको ठोकेंगे। तो ये पाकिस्तान का प्लान मेरे को थोड़ा सा ज्यादा इन्होंने उनको कि बड़ा बोल्ड था, लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ा स्टूपिड भी था, क्योंकि ये जाते कहाँ, उसके बाद क्या करने वाले थे ये। और ये जब आप सोचते हो कि पाकिस्तान के दिमाग में ये बहुत बड़ी चीज है कि अरे हमने पुंछ और रजौरी और नौशेरा की रोड काट दी है, पर रोड काटने से क्या होने वाला है? आपके एयरलिफ्ट कैपेबिलिटी थी, आपके पूरा पुंछ का 47-48 में पूरा एयरलिफ्ट, पूरा सीज ऑफ पुंछ वाज बिकॉज ऑफ डेकोटास, हमने उसको होल्ड किया है। रोड से तो कोई नहीं गया था ना, रोड से गए थे पर उसको धीरे धीरे साफ करते करते गए थे। जहांगर की जो बहुत सीवियर फाइटिंग हुई थी। लेकिन पाकिस्तान का ये जो पुंछ वाला ये जो अखनूर का जो पूरा ग्रैंड स्लैम का हुआ है, मैं कह रहा हूँ, किताब में मैंने भी बोला हुआ है, ये इनका नी-जर्क रिएक्शन था। और इनकी प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक भी इसी में मारी गई, क्योंकि जहाँ पे भी फिर उसके अगेंस्ट क्या हुआ है, जब इन्होंने ग्रैंड स्लैम लॉन्च किया है और फिर ये एयरफोर्स के शुरू हो गए 6 सितंबर को, तो फिर हमने क्रॉस किया है ना लाहौर। और तब आपकी 3 जाट और ये लाहौर पे अटैक हुआ है, बरकी पे अटैक हुआ है, खेमकरन पे अटैक हुआ है, नाना बाबा डेरा, वी गॉन ऑल ऑफ। हमने अभी सियालकोट सेक्टर एक दिन बाद अटैक किया था, कंबाइंड होना चाहिए था, लेकिन बट अगर आप ये जो हमारा इसको ऑपरेशन रिडल जो बोलते हैं, जो लाहौर में घुसे सियालकोट में अगले दिन, नहीं, सियालकोट वाला ऑपरेशन नेपाल था। हाँ, नेपाल था, मतलब एक दिन छोड़ के हुआ था। तो ये जब हमने अटैक किया
अब तब उनको ये हुआ कि उन्होंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि दे वर नॉट वो आईबी कोई सी हम जैसे सोच रहे थे ये आईबी नहीं क्रॉस करेंगे, ये भी सोच रहे थे इनकी हिम्मत नहीं होगी आईबी क्रॉस करने की। और लाहौर उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट था, ऑफ लाहौर कोर्स तो जान है मतलब पाकिस्तान की। लाहौर ले लो तो जब लेकिन हमारे लोग गए, पहला दिन जो था वो हमारे फेवर में नहीं रह पाया, क्योंकि हमारे पास एक तो इंटेलिजेंस नहीं थी। हमारे लोग बिल्कुल कैनाल के पास जाके वापस आ गए। कैनाल के पास नहीं, कैनाल क्रॉस कर दिया था। हाँ। दो जगह 3 जाट का जो अटैक किया है बहुत सक्सेसफुल था। उनके एक बहुत अच्छे सीईओ थे डेस्मंड हेड, उनकी वो आयरिश डिसेंडेंट के थे और वो काफ़ी इंटरेस्टिंग थे। वो जब मेरे पिताजी आरआर में थे, जब उनके आखिरी दिन थे, तो ये भी ट्रीटमेंट के लिए आए थे उधर। इनको तो सप्रेस करना 3-4 नर्सेस को पकड़ के रखना पड़ता था। ये वंडरफुल मैन। उनसे मेरी काफ़ी लंबी चौड़ी बात हुई कि हुआ क्या डोगराई में। उन्होंने काफ़ी डिटेल में बताया, अपनी किताब भी दी थी मेरे को, जिसे मैंने काफ़ी कोट किया है। तो ये जब गए थे अंदर डोगराई की तरफ, ये पहुंच गए थे कैनाल पर। अगर यहाँ पे भी नक्शे नहीं है, कुछ नहीं है, और यही नहीं पता था कि कैनाल वो, अरे उनको ये नहीं मालूम था कितना बिल्टअप एरिया है वहाँ पे, क्योंकि वो जो बाटा की शू फैक्ट्री वगैरह थी वो तो मैप पे थी भी नहीं, जो इन्फॉर्मेशन थी उसमें तो थी भी नहीं ना। उनको बोला था ये तो खुला एरिया है। तो पहुंच गए वहाँ पे और बहुत शेलिंग हुई इनके ऊपर। एक बारी ये जब वहाँ आ गए, वो फिर पैटर्न ने भी अटैक किया। फिर ये अपने सिंध हाउस के टैंक्स से के ऊपर बैठ के इनको फिर वापस खींचा गया वहाँ से, क्योंकि बाकी नहीं आ पाए। क्योंकि उस दिन क्या हुआ, और यहाँ पे नरेंद्र प्रसाद की प्रोफेसी बिल्कुल सही आई। जब डे लाइट हो गया, जो आगे के एलिमेंट्स निकल गए वो तो चले गए, और जितनी भी आपकी गन्स और ये एफ एचलॉन और बी एचलॉन व्हीकल्स कहलाती हैं, वो तो ग्रैंड ट्रंक रोड पे आ रही थी ना। और पाकिस्तान का एक स्क्वाड्रन था, 19 स्क्वाड्रन था या कुछ, उनका हाइडर, विंग कमांडर हाइडर या स्क्वाड्रन लीडर हाइडर थे उनके। ये लोग तो उसके डीबीओ की साइड जा रहे थे, वहां से इनको डाइवर्ट किया गया वापस। पहले इन्होंने जब ये इंडियन टैंक्स देखे हैं, ये चुगल का हमारे, तो ये तो इनको सल्यूट करने के लिए ऐसे ऐसे कर रहे थे। जब उन्होंने देखा कि वो हमारे टैंक्स के ऊपर और गाड़ियों के ऊपर वो पीला रंग का सर्कल होता है बॉनेट पे, ये तो हिंदुस्तानी है। तो तब इन्होंने रेडियो पे बोला है ना फेमस वर्ड्स, लेट्स गेट दोज बास्टर्ड्स, दीज आर इंडियंस। एंड फिर इन्होंने ऐसी तबाही की है, क्योंकि फ्री रन था। और अमृतसर में हमारी ये एसयू बैठी हुई है, हम हर एक चीज़ देख पा रहे हैं, लेकिन हवाई जहाज नहीं लॉन्च हुए। क्योंकि पहले एक और एग्रीमेंट हो रखी थी, जहां अर्जुन सिंह कहते हैं कि, और उनकी और अफजर खान कि हम एयरफोर्सेस को नहीं इन्वॉल्व करेंगे। जब पाकिस्तान ने अमृतसर रेलवे स्टेशन और प्रिजन को बॉम्ब किया है, उसके बाद इन्होंने कहा है कि अब आप जाओ। और फिर 1 स्क्वाड्रन का वो जो अटैक हुआ है, डे लाइट अटैक और सरगोदा, उसके फिर उसके बाद कहानी पूरी बदल गई। क्योंकि हम भी, पर जो हमारा इनिशियल डैमेज हुआ है इस किस्म की थोड़ी सी वूली हेडेड थिंकिंग से, उसमें बहुत। हाँ, एयरफोर्स का पता नहीं मतलब एक क्या वो था उनका कॉन्सेप्ट कि हमको यूज ही नहीं करना। नहीं यूज ही नहीं करना नहीं। असगर खान और अर्जुन सिंह ने खुद बताया मुझे, उन्होंने कहा हमारी एग्रीमेंट थी कि हम एस्केलेट नहीं होने देंगे सिचुएशन को, सो हम एयरफोर्स को बाहर रखते हैं। कैसे बाहर रखोगे? और जब पाकिस्तान पे अटैक आया है, तो वो आपके साथ थोड़ी ना अग्रीमेंट पे जाएंगे। उनकी तो जान उठ पे अटकी हुई थी, लाहौर तो गिर जाता नहीं तो। और उसी दिन जब हरबख्श सिंह ऊपर आए, एक लक की बात है कि अगर उस दिन उनको वो सैल्यूट लगाने नहीं आते और वो ये सोच लेते कि नहीं सैल्यूट तो मतलब उन्होंने देखा टैंक से, तो वो ऐसे ही उनको कर रहे थे। लेकिन वो तो उनको बोला गया था कि अटैक आ रहा है इस एरिया में, पर वो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि हम लोग कैनाल पे बैठे हुए होंगे। वो तो सोचते थे हम बॉर्डर के पास है। फिर उनकी एक शॉटी के बाद दूसरी पर इसमें भी फायदा हुआ है हमको, क्योंकि कहते हैं ना हर एक चीज में भलाई होती है। क्योंकि जो इनकी प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक के लिए 52 एयरक्राफ्ट इन्होंने जो सिलेक्ट किए हुए थे, वो उनमें से इनका खूब सारा एफर्ट ग्राउंड अटैक का जो कन्फिगरेशन था वो उसमें, और उनका जो ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक में जो इनके इंटरसेप्टर्स हैं, ये वो उसमें पूरा उनका मैथमेटिक्स उल्टा सीधा हो गया। लेकिन हमारे अटैक्स तो फेल हो गए ना। ये लाहौर में फिर हम आके हमको वापस आना पड़ा, वहाँ पे बैठ गए हम, वहाँ पे जो लाइन होल्ड की है हमने। उसके बाद
बरकी में क्या हुआ? आप पूछ रहे थे कि किसी के पास नक्शे नहीं है, 262 जी इचुगल कैनाल पहुंच गई, उसमें जाके खूब स्विमिंग विमिंग करके आए, लाल बहे से नहा धो के आ गए। उन्होंने आगे कहा जी अब तो इचुगल कैनाल पहुंच गए, सब हंसने लगे उनके ऊपर कि तुमको तुम्हारा दिमाग खराब है, वो तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव, कैसे जा सकते हो? बाद में हम इचुगल कैनाल कितने दिन बाद पहुंचे, उसके बाद पूरी फाइटिंग वगैरह हुई है बरकी में। खेमकरण में अटैक्स फेल्ड विजिबली, जो इन्फेंट्री अटैक्स हुए हैं 4 डिवीजन के, क्योंकि पाकिस्तान का जो आर्टिलरी फायर का क्वांटम था वो इतना ज़्यादा था कि उसमें हिलना मुश्किल हो गया था किसी के लिए। और खेमकरण में वी हैव टेकन क्वाइट अ हैमरिंग। फिर पाकिस्तान की 1 आर्मर्ड डिवीजन का पूरा उस एरिया से अटैक आया है आपके ऊपर, और फिर हमने जो वहाँ पे फिर एक बारी बढ़ नहीं पाए, फिर वहाँ पे आके डिग इन किया है, जहाँ पे डेकन हॉर्स और 3 कैवलरी और ये सारी आर्मर्ड रेजिमेंट्स और जो इन्फेंट्री बटालियंस, 4 ग्रेनेडियर्स जो रामकचू में थी, अब्दुल हमीद और ये सब RCL गन, उनकी 2 मुस्लिम कंपनीज थी, बहुत बढ़िया उन्होंने परफॉर्म किया। उसके अलावा आपकी पल्टन अपॉन पल्टन है फोर्ट, वहाँ तो बिल्कुल दब के उन्होंने कहा हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। पाकिस्तानी टैंक्स ने एक बारी नहीं, 2 बारी नहीं, 3 बारी ब्रेक थ्रू किया है। वो उनके पोजीशन के ऊपर से वो जाने दो, देखी जाएगी, पर कोई वहाँ से लाइन ब्रेक नहीं की ना। असल उत्तर में जो लड़ाई हुई है, और फिर वो पानी वानी रिलीज कर दिया, फिर पाकिस्तान की एक पूरी कॉलम साइड से आई, वो पूरी धंस गई। फिर 3 कैवलरी में एक थे सलीम कैलब कर्नल साहब, उनकी कमांड आज तक आर्मर्ड कोर में लोग कहते हैं कि इतना बढ़िया उन्होंने जो ट्रेनिंग अपने गनर्स को ये वो दिया हुआ था, उनको एक पैटर्न था फायरिंग वगैरह का, उन्होंने तो फिर वो ग्रेवयार्ड और पैटर्न वगैरह हो गया वो, तो उसके बाद तो पाकिस्तान की तो बुरी हालत हो गई थी। पाकिस्तान तो बच गया, क्योंकि अगर उसके बाद आप ये यहाँ पे इतना अच्छा युद्ध चल रहा था, तो सीज फायर वाली बात कहाँ से आई हमारे? नहीं, ये अच्छा, ये तो एक सेक्टर है। उसके दूसरे दिन आपका ऑपरेशन नेपाल और 26 डिवीजन का भी अटैक शुरू हो गया ना सियालकोट की तरफ। पर वहां पे आपकी 3 हमारे पास 4 सेंचुरियंस की रेजिमेंट्स थी। एक थी 3 कैवलरी जो आपने खेमकरण में साउथ में डाली हुई थी, और जो 3 थी वो आपने 1 आर्मर्ड डिवीजन को दे दी राजेंद्र सिंह स्पैरो के पास। इसमें थी 16 कैवलरी, इसमें थी 17 पूना हॉर्स, और इसमें थी आपकी हॉटसन हॉर्स, ठीक है, जो 4 हॉर्स है। और इन तीनों ने जब अटैक शुरू किया है, ये फिर एक पाकिस्तानी उनका एक पैटर्न टैंक की रेजिमेंट, उन्होंने काफ़ी इनको साइड से रोकने की, दे सक्सीडेड इन स्टॉपिंग देम। तो हमारी 1 कैवलरी इधर फंस गई, उनकी 1 कैवलरी खेमकरण में फंस गई, तो वो थोड़ा सा स्टेलमेट सा हो गया। और वो पूरा का पूरा सियालकोट के भी चवंडा के आगे तो हम गए नहीं है ना, चवंडा में आके फिर रुक गए, और वहाँ पे भी आपकी 14 डिवीजन रेज हो रही थी, 6 डिवीजन ये हो रहा था, वो बहुत कंफ्यूज सिचुएशन थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये सीज फायर का जब बातचीत शुरू हुई, तो उस टाइम शास्त्री जी ने इनको बुलाया है चौधरी को। वहां पे मैं आता हूँ, लेकिन जब सीज फायर की बात हुई ये मीटिंग से पहले, जब उन्होंने बुलाया, तब तक हमारी कितनी टेरिटरी उनके कब्जे में थी, या हम उनकी कितनी हमारे कब्जे में? उनके पास छम जौरिया में जहाँ तक वो आए हुए थे, वहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा एरिया होल्ड किया हुआ था, और उनके पास मेरे ख्याल से उनके पास बहुत कम थी इन कंपैरिजन विद व्हाट वी हैड। हम तो उनका पूरा एक ये इचुगल कैनाल पे आके बैठे हुए ना। अब इचुगल कैनाल उनका ऊपर से रचना दौब से आप नीचे की तरफ जाइए तो आपका 8, 10, 12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर ये पूरा स्ट्रेच तो हमारे पास आ गया ना। फिर खेमकरण में इन्होंने आके खेमकरण कैप्चर कर लिया, वो नाले के इस तरफ था, तो इनके पास खेमकरण में थोड़ी सी टेरिटरी थी और इनके पास छम जौरिया में थोड़ी टेरिटरी। बट इन कंपैरिजन आई डोंट नो द एग्जैक्ट फिगर्स, इट वाज मिनिस्क्यूल कंपेयर टू व्हाट वी हैड। हमारे तो फिर वहाँ पे ये बारमेर सेक्टर में भी हमारे पास काफ़ी थोड़ा बहुत टेरिटरी वहाँ पे भी थी, गोधरा सिटी, गोधरा, वहाँ पे भी काफ़ी फाइटिंग हुई है। तो इनका पाकिस्तान तो बिल्कुल ही, उनकी जो पूरी डिफेंसिव लाइन थी वो इचुगल कैनाल की वेस्ट साइड पे थी, अब वो ब्रीच होने वाली थी, हो जाती वो तो मैटर ऑफ टाइम। फिर ये मीटिंग होती है, अब शास्त्री जी ने चौधरी साहब को कहा कि आपको
कितना टाइम चाहिए? मैं अगर सीज फायर 5 दिन से डिले कर देता हूँ तो आपको पाकिस्तान की फाइटिंग कैपेबिलिटी को आप समाप्त कर सकते हैं क्या? तो अब चौधरी साहब को अगर वापस जाइए पालित साहब की किताब जिसके बारे में हमने पहले पहले जिक्र किया है, वो उन्होंने एक क्रिटिसिज्म देते हैं कि चौधरी साहब किसी की सुनते नहीं थे। वो वॉर गेम में बहुत बढ़िया थे, वो उनके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता था, वो कॉलम भी लिखते थे, ये भी करते थे, वो भी करते थे, और वो शोमैन थे। वो हैदराबाद का भी ऑपरेशन पोलो और गोवा वोवा में इनका काफ़ी ये उसमें कोई ही वॉज नॉट टेस्टेड, बट उनका स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग थोड़ा अलग सा था। वो अपने स्टाफ से कभी पूछते ही नहीं थे उनको। मैं सब जानता हूँ, आप मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। और वही सीक्रेसी इतनी मेंटेन की उन्होंने इस थ्रू आउट दिस वॉर कि उसकी वजह से काफी प्रॉब्लम्स भी हुई। उनके खुद के कमांडर्स को ही पता नहीं होता था क्या कर वो क्या रहा है, क्योंकि वो तो सीक्रेसी, क्योंकि वो सियालकोट पे अटैक, उसका तो फिर भी आप कह सकते हो कि हाँ ठीक है, उसका स्ट्रेटेजिक वैल्यू था ये वो। लेकिन अपने टॉप कमांडर्स को तो बताना चाहिए ना। वही तो प्रॉब्लम था ना, हरबख्श सिंह के साथ इनकी बिल्कुल नहीं बनती थी। हरबख्श सिंह के भी काफ़ी सारे फ्लॉज थे। उन्होंने जो वो भी बहुत स्टबन हो जाते थे। जैसे खेमकरण में उन्होंने कहा नहीं नहीं ये पाकिस्तानी तो अब ख़त्म हो गए हैं, अब आप अटैक करिए। उन्होंने अपनी पलटन भेज दी, वो सारे मारे गए। तो इन लोगों का ये इंडिविजुअल वॉर्स बनने लग गई। राजेंद्र सिंह स्पैरो अपनी लड़ाई लड़ रहा था, वो टैंक्स मांग रहा है, आपके पास आर्मर्ड रेजिमेंट्स मांग रहा है कि सियालकोट में हम फंसे हुए हैं, हमारे पास 3 कैवलरी ये सेंचुरियंस के हैं और 2 लांसर्स और एक और थी उनके साथ ये जो ये 18 कैवलरी। हमको और टैंक्स चाहिए क्योंकि हम सियालकोट ये चविंडा के आगे जाना चाहते हैं। लेकिन हरबख्श सिंह ने नहीं क्लियर किए। उनके पास इस एरिया में कितना आर्मर बिल्डअप हो गया था कि नहीं जी हम अमृतसर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अमृतसर पे कोई थ्रेट ही नहीं थी। तो ये जो इंडिविजुअल ईगोस आ गई ना, इसी ने मैंने उस कमेंट मारा था जिसमें जनरल वेद मलिक ने कहा था आई एम बीइंग ओपिनियनिस्टिक, परहैप्स थोड़ा ज़्यादा ही मैं बोल रहा हूँ, लेकिन मैंने बोला था कि अगर ये सोवियत और जर्मन आर्मीज में होते तो ये तो इनको तो उड़ा दिया गया होता, क्योंकि ये सबके सब, क्योंकि इन्होंने इतनी सबके सब मतलब ये सीनियर कमांडर्स की बात करो, जोगी ढिलन जो 11 कोर के कमांडर थे, उन्होंने क्या आई मीन उसके लिए बुक पढ़नी पड़ेगी हर चीज। सबको बुक पढ़नी पड़ेगी। मैं आपको 2 घंटे में कितना बताऊंगा उसके बारे में। बट पॉइंट इज कि ये जब इनको बुलाया गया जनरल चौधरी को, हाँ, तो चौधरी से पूछा कि अब कितना, तो चौधरी साहब कहते हैं हमारी एमिनेशन खत्म हो गई है सर, आप सीज़फायर झूठी हो गया ना। हमारा जो एमिनेशन एक्सपेंडिचर हुआ था वो 13% था। 13% हमने अपनी एमिनेशन यूज की थी उस टाइम, और उनका 13-14% और उनका 13% बचा हुआ था। ये तो इत्तेफाक की बात है कि दोनों फिगर्स मैच करते हैं। उनकी 13% बची हुई थी, हमारे पास 13% है। और मेरे हिसाब से, अब ये देखिए इसकी भी आयरनी है, चौधरी साहब बंगाली थे, लेकिन अगर उन्होंने 65 में पाकिस्तान की फाइटिंग कैपेबिलिटी उड़ा दी होती वो 5 दिन में या 4 दिन में, और जो भी उनको एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा था, तो 3 मिलियन बंगाली जो पाकिस्तान ने 6 साल बाद मारे हैं बेरहमी से, वो नहीं होता ना। हिस्ट्री वॉज बेकनिंग कि आप इनको खत्म कर दो, पाकिस्तान तो अपने नीज पे था। और एक चीज थी, शास्त्री का कोई इंटेंशन नहीं था लाहौर और सियालकोट के अंदर जाने का। वो सिविल कैजुअलिटीज वर नॉट एक्सेप्टेबल। कराची की जो बॉम्बिंग हुई है, जो कैनबरास गए हैं, उन्होंने देव हेल्ड देयर फायर, मीरपुर में देव हेल्ड देयर फायर, फैंटास्टिक वर्क वाज डन बाय ऑल कंसर्न। लेकिन पाकिस्तान वालों ने किया है, सिविलियंस को मारा है लास्ट डे में, जब उनको पता था सीज फायर होने वाला है। वो तो सारी अपनी एमिनेशन उड़ा रहे थे उसके हाँ, जितना भी खत्म कर दो। और वो किसको मार रहे थे? सैनिकों को थोड़ी मार रहे थे। वो तो सारे विलेजेस वगैरह। देखिए पाकिस्तान करता है कुछ और हम करते हैं कुछ, उसमें बहुत फर्क है। हमारे को आपके पूरे जो कश्मीर की जो फाइटिंग हुई है, अब आप कुछ भी कह लो, हमारा जो रिस्पॉन्स हुआ है, हमारे ऊपर अग्रेशन होता है हमेशा, चाहे वो इधर अटैक हुआ, ये हुआ, 4 आदमी मार दिए, 10 मार दिए, पुलवामा में 44 मार दिए, ये वो। हमारा बाय एंड लार्ज ग्रेजुएटेड रिस्पॉन्स हुआ है। हमने कभी उनकी सिविलियन पॉपुलेशन के पीछे नहीं गए,
लेकिन जब वो शेलिंग करते हैं वो सारे गांव शाव सब जगह ठोक देते हैं, उनको कोई वो नहीं है। उसका एक एक नतीजा ये भी रहा है ना कि जो भी बॉर्डर विलेजेस हैं वो सारे के सारे ऑलमोस्ट खाली हो गए हैं हमारी साइड में, क्योंकि वहां पे रहना भी नहीं चाहता कोई, कभी भी शेलिंग हो सकती है, हमेशा डर में रहना पड़ता है। हाँ वो है। और वो पाकिस्तान की साइड में हम उनके सिविलियन टारगेट्स को हमने कभी नहीं उड़ाया। हमारा जो हमारे कई आर्मी ऑफिसर्स कहते हैं कि हम जब भी कश्मीर की जब बात होती है, कोई कहते हैं कि वी ऑलवेज फाइटिंग विद वन हैंड टाइड बिहाइंड द बैक। तो ये वो वो उसका बात रेफरेंस सच है। बात सही सही है, क्योंकि हमारे जो वसूल हैं, जो हमारी परंपरा हैं, जो हैं, वी फाइट द वॉर द वे वी वांट टू, वेर वी हेल्ड द लाइन। ओके, ये भी नहीं है कि इसराइल के जैसे आप हर एक चीज़ को उड़ा दो, वो उनका स्टाइल है, ये हमारा स्टाइल है। पर हमारा स्टाइल जो है उसमें हमारे ऑफिसर्स और जो हमारे मैन हैं, इनकी जो कुर्बानी हुई है और जो इन्होंने अपने आप को हमेशा हायर कॉज की तरफ से, आई किसका इसमें आपके 50 कमेंट आ जाएंगे कि आप ये क्या बोल रहे हो, लेकिन जो हमारा इसमें ये हमारा जो रिस्पॉन्स है ना, हमेशा थोड़ा ग्रेजुएटेड रहा है। एंड येट वी हैव हेल्ड दैट लाइन ना, कहीं भी हो। और अब धीरे धीरे 70 साल बाद अब आज पाकिस्तान आपसे थोड़ा पंगा लेगा तो सोच के लेगा, क्योंकि अब आपने उनको एक ही एरिया में नहीं, आपने उनको हर एक एरिया में बाईपास कर दिया है। अब ये युद्ध सीज फायर हो गया, उसके बाद ताशकंद समझौता होता है। ताशकंद का जो हुआ है उसमें, अब मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, इनके जो चौहान साहब के जो पीएस थे, प्रधान साहब, ये अरुणाचल के गवर्नर भी थे बाद में, और मैं उनको मिलने गया था। तो मैंने प्रधान जी को पूछा था, मैंने कहा कि वो कह रहे थे कि शास्त्री जी का जो कमरा था उसका एक कमरा छोड़ के ये अगले कमरे में थे, और ये लोग, ये इनके साथ चौहान थे, कौन था ये मुझे याद नहीं आ रहा। ये जब शास्त्री जी को करीब 11:30 या 11 बजे के आसपास रात को मिले हैं, और शास्त्री जी कह रहे, ये प्रधान जी का कहना था कि वो कह रहे थे कि अगर ये ताशकंद, अगर मैं हाजी पीर पे चर्चा हो रही थी, उन्होंने कहा अगर हाजी पीर हमने वापस दे दिया, मैं हिंदुस्तान वापस जिंदा नहीं जा सकता। कहते हैं ना कि पॉलिटिशियन को नहीं पता था हमने हाजी पीर वापस कर दिया। नहीं, इनके ऊपर बहुत किस्म के प्रेशर्स थे, बहुत किस्म का उसमें ताशकंद में क्या हो रहा था, कौशल ये वो। अब ये तो इसमें कई कहानियाँ निकल चुकी हैं, इसमें ताशकंद फाइल्स, ये वो, बहुत लोगों ने, मैंने इस पर बियॉन्ड द पॉइंट इसी किताब के रेफरेंस में किया था। लेकिन शास्त्री के ऊपर जो प्रेशर आया था, और उनको फिर हार्ट अटैक हुआ है, या उनको किसी ने मारा है, या ये हुआ है वो। लेकिन मतलब अगर मैं एक सिंपल बात करें तो मारने का मोटिवेशन किसका हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि साइन तो हो ही गया था ताशकंद, उसमें जो भी हमारे गेन्स थे वॉर में वो वी गेव अप। तो उसके बाद हम, मतलब उनको मारने का क्या किसका मोटिवेशन हो सकता है, किसको मतलब बेनिफिट हो सकता है उससे? कैन ओनली गो विद व्हाट यू नो। मुझे इसके बारे में कोई आइडिया ही नहीं है, क्योंकि ना मैंने इसके बारे में ज़्यादा रिसर्च भी किया, क्योंकि 65 की किताब जब तक मैं 500 पेजेस पे पहुंचा था, ताशकंद में 100 पेज मेरे में हिम्मत नहीं थी बाबा। ये वैसा दिखा देता हूँ मैं, इतनी भारी किताब है। नहीं, पर ये अगर मेरे हिसाब 1965 की लड़ाई में दो चारों को मार के फेंक के मारते तो मर जाते पाकिस्तानी। नहीं, ये जोक मैं कारगिल में करता था कि बमीस जनरल बमीस साहब ने एक किताब लिखी थी कारगिल पे, वो इतनी मोटी थी। मेरी किताब तो कुछ नहीं है। तो मैं उनको मिला था, मैंने कहा कि सर आपकी किताब को लेके शेलिंग उनके सिर पे मारो, ज़्यादा कैजुअलिटीज हो जाएंगी। नहीं, पर ये इस किस्म की किताब पे बहुत ज़्यादा रिसर्च लगता है, और मेरे हिसाब से 1965 जब 62 की किताब के साथ कंपेयर कई लोग करते हैं, सब काफ़ी लोग कहते हैं कि ये ज़्यादा, क्योंकि ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, ये बहुत कॉम्प्लेक्स लड़ाई थी। इसमें कोई कट एंड राइट आंसर्स नहीं है, और इसमें इतना वाइड फ्रंट है ना। जो एक सवाल आता है, कौन जीता कौन हारा, इसमें किसी को मैं को बहुत ये होता है। नहीं ये तो सरासर अगर देखा जाए, नहीं, आई एम अमेज्ड एट दिस क्वेश्चन, बिकॉज ये इंटरनेशनल लेवल पे ये कहते हैं कि नहीं जी ड्रॉ था, स्टेलमेट था, बकवास।
अरे पाकिस्तान का ऑब्जेक्टिव, जितने भी उनके ऑब्जेक्टिव थे सारे फेल हुए। आप कह रहे हो कि आप उस तरीके से अगर देखा जाए तो ठीक है, आप कहते हो कि जीत थी उस सेंस में कि भाई जो भी उनके ऑब्जेक्टिव्स थे वो फेल हो गए, लेकिन अगर आप अल्टीमेटली देखो हमको मिला क्या, एक्सेप्ट आवर डेड सोल्जर्स, और हमको मिला क्या वी गॉट अ सेल्फ रिस्पेक्ट बैक इन 65। 65 इज अ मेजर वाटरशेड हमारे लिए। ये इतिहास में हमारी वो 1965 की लड़ाई को आप अंडर एस्टिमेट मत करिए। इस लड़ाई में चाहे हमको उनकी टेरिटरी ना मिली हो, ना ये हुआ, जो मिली थी वो भी गिव अप उनके करना पड़ा। उनके कितने मरे, हमारे कितने मरे, मुझे उससे भी कोई मतलब नहीं है। इसमें दो चीज़ें हैं। इसमें पाकिस्तान को एक चीज़ साफ पता चल गई कि देखो, आपका जो ये पूरा हम ये हैं वो हैं, हम पठान हैं, हम ये हैं, हम अरब्स हैं, ये सब, ये भी तो भुट्टो ने शुरू किया था ना कि हम अरब से रिलेटेड है, तभी तो ये गजनी और गौरी और ये सारी मिसाइलें के नाम भी ये दिए हुए। इनको ऐसा छप्पड़ लगाया है 65 में, ये बात अलग है कि इन्होंने जब इनको थप्पड़ लगाया 65 में, ये देखने को तैयार नहीं थे। ये रान ऑफ कच्छ की विक्ट्री लेके इतना ज़्यादा अपना वो ट्रम्पेट बजा रहे थे और ये हमने ये कर दिया, हम ये लड़ाई जीत गए। कौन सी लड़ाई जीत गए ये 65 में? 65 में अगर कोई विनर है, इट इज़, उसमें कोई सवाल ही नहीं है, इट इज़ इंडिया। उसका आप किसी भी तरह से देख लीजिए, पाकिस्तान इस बात पे आर्ग्यू करता है कि जी हमारे 75 हवाई जहाज उड़ा दिए हमने, आप हमारे 22 उड़ाए, वो हम मानते हैं। पर आपके सारे ग्राउंड अटैक में हुए हैं जब हमारे एयरक्राफ्ट प्रोटेक्टेड भी नहीं थे। एयर कॉम्बैट की बात करिए ना, वहाँ पे तो आपको सीधा कर दिया था इन्होंने, इंडियन एयरफोर्स ने। और इनकी जो पूरी फाइटिंग देखिए, पाकिस्तान आर्मी इज नॉट अ पुश ओवर, बहुत बढ़िया वो आर्मी तो इसमें दिख ही रहा है, वो बहुत ही बड़ी। और कम से कम उस टाइम पे तो नहीं थी, क्योंकि एक सुपीरियोरिटी थी आर्म्स एंड एमिनेशन में। पाकिस्तान की आर्मी को कभी अंडर एस्टिमेट ना कीजिए, इट विल बी अच्छा होगा अगर हम ना करें। हमको लगता है ना कि ये हो गया होगा, बड़े जोक्स आते हैं, लेकिन उनकी आर्मी भी बहुत प्रोफेशनल है, आदमी वही है दोनों साइड में, कोई फर्क नहीं है। और पाकिस्तान का सिपाही पाकिस्तान का सिपाही, हिंदुस्तान का सिपाही हिंदुस्तान का सिपाही, और दोनों के दोनों अपनी जान लगा के अपने मुल्क के लिए लड़ने को तैयार है। उनके जो ऑफिसर लीडरशिप है उसमें बहुत सीवियर प्रॉब्लम्स है, उनके लिए वो घड़ी घड़ी प्राइस भरते हैं। उनके जो प्लान्स बनते हैं बड़े बोल्ड होते हैं, पर बेसिकली स्टूपिड होते हैं, क्योंकि उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है। हमारी जो है, हमारा ज़्यादा वॉर ऑफ एट्रिशन होता है। हम बाय एंड लार्ज हम अभी तक रिएक्टिव रहे हैं। इसमें थोड़ा प्रोएक्टिव हुआ है 65 में पहली बारी, जब हमने लाहौर का बॉर्डर क्रॉस किया है, ये किया वो किया, लेकिन ये लिमिटेड प्रोएक्टिवनेस तो आपकी 1984 के बाद जब सियाचिन में गए हैं, जहाँ हमने पहली बारी, नहीं तो 47-48 के बाद हम क्या कर रहे थे? पाकिस्तान करता था हम रिएक्ट करते थे, चाइना करता था हम रिएक्ट करते थे, ये करता था हम रिएक्ट करते थे। अब हम थोड़ा प्रोएक्टिव हो गए। 71 में और सियाचिन वाले 71 भी हम रिएक्टिव ही थे ना ओवरऑल। वो अगर पाकिस्तान ने 3 मिलियन 30 लाख बंगाली नहीं मारे होते तो फिर क्या होती कहानी, अलग नहीं होती थोड़ी बहुत होते जाओ। और सारे रेफ्यूजीज अगर हमारे पास नहीं आ जाते, उस टाइम अमेरिका का क्या प्रेशर था, उस टाइम चाइना का क्या प्रेशर था। और इसमें 65 की लड़ाई में आप चाइना का रोल भी अंडर एस्टिमेट मत करना, क्योंकि पाकिस्तान देखता रहा उनकी तरफ। तुमने तो बोला था ऑपरेशन गिब्राल्टर करो, अगर गड़बड़ हो जाएगी हम आएंगे, अब क्यों नहीं आ रहे हो? जब हमारी एक गोरखा पलटन वहाँ पे ये सियालकोट सेक्टर के नीचे का जो एरिया है वहाँ पे पहुँच गई थी, तो ये तो बड़े खुश हो गए थे ना कि चीनी आ गए, और उनके पहले तो पाकिस्तानी पॉपुलेशन उनके बंकर बनाने लग गई, फिर उन्होंने कहा ये तो हिंदुस्तानी है, तो वो भागे वहाँ से। तो दे वर एक्सपेक्टिंग मेजर हेल्प फ्रॉम चाइना। वो क्यों नहीं आया? चाइना है भैया, वो तभी आएंगे जब उनका, पाकिस्तान को उन्होंने कैट्स पॉ बना के रखा हुआ है, बिल्ली का पंजा है, उससे वो इंडिया को फिंगर करते रहते हैं। आप उनसे लड़ते रहो, क्योंकि चाइना की जो गेम प्लान है वो समझनी, काफ़ी किताबें लिखी गई हैं इसके ऊपर, बट कैट्स पॉ थ्योरी ऑफ चाइना। पाकिस्तान तो देखिए क्या हुआ, सबसे बड़ी बात यह है, आफ्टर 47 जब हम इंडिपेंडेंट हुए हैं, इनको एक पूरा मुल्क मिल गया अंग्रेज़ों की देन से। इन्होंने क्या किया है उसके बाद? पहले तो ये अमेरिका के साथ जाके बिस्तर में घुस गए,
56 में सियाटो सेंटो, वो अमेरिकन के साथ कोई फ्री लंच नहीं होता है, वो उसका प्राइस लेते हैं आपसे। फिर ये चाइना के साथ घुस गए, अब आप जो भी आए उसके साथ घुस जाओ तो फिर और उसी की वजह से आज आप देख रहे हो क्या हो रहा है sustain कर रहे हैं ये लोग। अभी। चलो, गुड लक टू देम। अभी उनको सबसे पहले उनका प्रायोरिटी तो ये है ना कि एक रीमैच हो अफगानिस्तान के साथ, तो मैच तो जीत जाए, फिर देखेंगे। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ग्रेट डिस्कशन। ये पुस्तक जरूर पढ़ें, क्योंकि अभी हमने बेशक 2 घंटे बात किए, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें हैं जो हम बात नहीं कर पाए, और किसी भी डिस्कशन में कितने ही घंटे बात कर लो उतना पॉसिबल नहीं होता जो आप पुस्तक पढ़ के कर सकते हैं। ये सारा डिटेल तो उसमें है ना, हम तो सिर्फ उसके वी आर टॉकिंग अबाउट वेरियस हेड्स ऑन इट। एनीवे, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।